So hi, good evening. Sir, introduction to दे दिया brief. Can I just have your name? Jay, Shubham, Yash, Gunjan, वैभव, कृति, प्रियंका, शाइन. ओके. सो 2-3 बार मैं आपसे वापस नाम पूछ सकता हूँ, प्लीज डोंट माइंड इट. पहली बात है ना, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मतलब आई अपीयर्ड फॉर यूपीएससी टिल 2022. उसमें आई हैव अपीयर्ड फॉर 6 टाइम. आई एम प्रोफेशनली अ डॉक्टर. फिर उसके बाद आई रन अ क्लिनिक 3 इयर्स. फिर उसके बाद मुझे इसी फील्ड में इंटरेस्ट था, तो फिर उसके बाद आई फुल टाइम बेसिकली आई स्टार्टेड टीचिंग. तो मैंने 4 बार यूपीएससी का मेंस दिया है. मैंने मेंस अपीयर होने के बाद फॉर सम रीज़न मेरे साइड पे कुछ मिस्टेक थी ऑप्शनल को लेके, तो उस कारण से आई गॉट आउट ऑफ द रेस, बट अदरवाइज जीएस वाज फाइन फ्रॉम माय एंड. तो अब करीब-करीब ये मान के चलिए 4 इयर्स अराउंड अराउंड हो गए हैं फुल टाइम टीचिंग में मुझे. 4 टू 5 इयर्स हो चुके हैं. तो वैसे तो मैंने मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, जैसे आई हैव फुल एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी आल्सो फॉर 4 इयर्स अगो. सो मेजॉरिटी ऑफ जितने भी बेसिक मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट हैं, एथिक्स को छोड़ के मैंने नियरली सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं अपनी लाइफ में. ठीक है, तो अभी तक दिस इज द फर्स्ट टाइम जीपीएससी कोर बैच को मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ. लास्ट ईयर जीपीएससी मेंस बैच को मैंने हैंडल किया था, उनकी टेस्ट सीरीज. तो देयर वर अराउंड 15 स्टूडेंट्स जिनके साथ मिलके मैंने एक्चुअली फुल टाइम मैं ही अकेला काम कर रहा था. सो उनमें से अराउंड 6-7 लोगों ने मेंस क्लियर की थी एंड अभी इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं. रही बात जीपीएससी इंट्रो की, तो सिलेबस के असेसमेंट की बात करें और क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चंस की बात करें, तो उसके हिसाब से जीपीएससी एंड यूपीएससी में बहुत खास डिफरेंस मुझे मिला नहीं. आई थिंक आपका कल एक डिस्कशन भी हुआ था पॉलिटी को लेके कि क्वेश्चन का लेवल क्या आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं. तो ब्रॉडली यूपीएससी और जीपीएससी में कुछ खास डिफरेंस मिला नहीं. व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द सिलेबस आल्सो जीपीएससी एंड यूपीएससी के, तो आई फाउंड कि जीपीएससी के सिलेबस में नियरली 20% बस शॉर्टेज मुझे मिला. इससे ज़्यादा मुझे डिफरेंस मिला नहीं. 80% सिलेबस वही है, ओवरलैपिंग है एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू सूनर और लेटर. प्रीलिम्स में कोई चीज़ आपको डायरेक्टली हेल्प ना भी करे तो भी मेंस में इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. मेंस में कोई चीज़ हेल्प ना भी करे तो भी इंटरव्यू में इज़ गोइंग टू हेल्प यू. द पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेज में काम आते हैं. आपका गुड नेम? हर्षिका. ओके. फाइन. सेकंड क्वेश्चन. देन आप दोनों के अलावा और भी कोई है जो गुजराती से अपीयर हो? आप गुजराती से? अच्छा, 2 लोग और आएंगे. और आप इंग्लिश? ओके. सो मतलब जस्ट वांटेड टू आस्क कि आप कितना कंफर्टेबल हो इंग्लिश या हिंदी में? अंडरस्टैंडिंग ठीक है. इंग्लिश हिंदी दोनों में ठीक है, मतलब बेसिक लेवल पे. आप कहीं भी प्रॉब्लम आएंगे और फंसेंगे, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट एंड आई एम गोइंग टू टेक हेल्प आल्सो ऑफ अदर पीपल. बट आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क कि मतलब अगर मैं नॉर्मली बाइलिंगुअल में ही समझाता हूँ, हिंदी इंग्लिश. आई डोंट गो फॉर प्योर इंग्लिश, आई डोंट गो फॉर प्योर हिंदी आल्सो. सो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में जो रहेगा वही मैं आपसे डिस्कस करूँगा. थर्ड थिंग, जैसे दिस इज द ओनली सब्जेक्ट जहां मैं बुक का यूज करवाता हूँ और करता भी हूँ. रीजन बीइंग पॉलिटी इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें एक एक वर्ड, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं. एंड इफ आई एम नॉट लेटिंग यू फोकस और मेकिंग यू फोकस ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बुक और द लाइन, जैसे एनवायरनमेंट में दिस डज नॉट अप्लाई, इकोनॉमिक्स में डज नॉट अप्लाई, क्योंकि इको और एनवायरनमेंट में आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, यू आर गुड टू गो. मतलब 10 में से 7 क्वेश्चन अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और अगर क्वेश्चन 10 कंसेप्चुअल आते हैं, तो आप बुक पढ़ के नहीं भी जाओगे तो भी आपको 7 क्वेश्चन बनेंगे, ये पक्का रहता है. पॉलिटी में दिट डज नॉट अप्लाई. मतलब देयर हैज बीन रिकॉर्ड या देयर हैज बीन इंसिडेंट, जैसे आप में से कोई है जिसने अभी तक बुक पढ़ी है या पढ़ने की कोशिश करी है, पॉलिटी की कोई भी बुक कोशिश की है? कौन सी बुक? लक्ष्मीकांत. कितने चैप्टर आपने पढ़े? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट. बस बोलो. पॉलिटी अकेली ऐसी बुक है जिसको आप 10वीं बार भी पढ़ेंगे ना, आप किसी भी सोर्स से पढ़ें, डज नॉट मैटर. जैसे कुछ लोग उसके लिए एक सुभाष कश्यप की बुक आती है वो पढ़ते हैं, कुछ लोग डीडी बसु की बुक आती है वो पढ़ते हैं, कुछ लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं. लक्ष्मीकांत आई फाउंड इट द मोस्ट टू बी द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक. आपको भी इतना समझ में आता होगा. पर्सनली मुझे लैंग्वेज वाइज तो डीडी बसु की बुक ज़्यादा पसंद है. आप कभी भी डीडी बसु पढ़ेंगे तो पढ़ने में ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसमें आती है. तो कभी ऐसा हो कि आप कंसेप्ट में फंस जाएं कहीं, यू कैन रेफर टू डीडी बसु. लेकिन डीडी बसु उतना डिटेल्ड तरीके से पूरी चीज़ें कवर नहीं करती जितना लक्ष्मीकांत कर लेती है. एंड जीपीएससी में बोल लीजिए, यूपीएससी में बोल लीजिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी में कवरेज और कंसेप्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं. तो वहाँ पे कुछ जगह ही है कंसेप्ट जहाँ पे हम फंसते हैं. तो जब आप लक्ष्मीकांत में किसी जगह पे कंसेप्चुअली फंस जाएं तो आप उतना सा पोर्शन बस आप डीडी बसु से रेफर कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो.
अदरवाइज फॉर दैट मैटर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एवरीथिंग। तो एक पीडीएफ आप अपने पास हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की डाउनलोड रखिएगा, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तीनों में यू विल बी फाइंडिंग इट। तो आप जिसमें भी पढ़ना चाहें उसको, जब भी आप बुक में फंस जाएं, आप सीधे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उठाइए, आपकी तकलीफ का पूरा पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा कभी भी पढ़ते टाइम। क्योंकि ऐसा होगा कि मेरे पढ़ाने के बाद, क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद भी कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको बार बार दिमाग में फंसेंगे, खुद से पढ़ते टाइम भी। ठीक है, तो उस चीज के लिए या तो मैं अवेलेबल हूँ, और मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आधी रात को भी कोई चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बेस्ट सोर्स टू गो टू। क्लियर? इतना शॉर्ट। लैंग्वेज का क्लियर है, इसका क्लियर है। तीसरी चीज, जैसे मुझे जज करने के लिए 5 दिन का टाइम दीजिएगा। फर्स्ट डे में मुझे जज कर मत करिएगा। मेरा रिकॉर्ड रहा है कि 5वें दिन तक बच्चे को समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या करा रहा हूँ। इट इज ओनली ऑन द 6th और 7th डे देन ही स्टार्ट टू अंडरस्टैंड मी एंड ही स्टार्ट टू गेट कंफर्टेबल विद मी। क्योंकि रीजन 2 है उसके, जो रीजन मैं समझ पाया हूँ अपनी 5 साल की हिस्ट्री में। उसका रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज या टीचर्स बोल दीजिए, ये दिस इन नो वे अ क्रिटिसिज्म ऑफ एनी टीचर और फैकल्टी, डोंट टेक इट लाइक दैट। रीजन बीइंग, मेरा रिकॉर्ड ये रहा है कि मेरी कोशिश रहती है कि जितना इन डेप्थ या इन डिटेल में पढ़ा सकता हूँ मैं पढ़ाऊँ। लेकिन होता क्या है कि फर्स्ट टाइम में पढ़ाने में जब इन डिटेल पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा सिर घूम जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मैंने ये सिचुएशन फेस करी है जिसमें जब टीचर ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल जाता है ना, तो फिर बाकी का 70% ऑफ द साल ना, जो नहीं पढ़ाया है ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स अंदर डिटेल वाली, उसमें बच्चा हर दूसरे दिन फंसता रहता है। एक दिन फर्स्टेड हो गया, 3 महीने के बाद छोड़ देता है कि इसको बाद में देखेंगे, और 1-2 प्रीलिम्स उसमें ही निकाल देता है, खराब कर देता है लिटरली। इन डिटेल पढ़ने में शुरू के 10 दिन तकलीफ आती है। वो तकलीफ इसलिए आती है क्योंकि यू आर लर्निंग हाउ टू रीड द बुक। आप एक बार सीख जाते हो ना, तो वो वाली कहानी हो जाती है कि आप मछुआरे पे डिपेंडेंट नहीं हो। आप मछली खुद निकाल के जो भी करना है वो कर सकते हो। तो वो चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद कैसा होता है ना, इंस्टीट्यूट की अपनी नीड होती है। मैं आपको टू बी फ्रैंक होके बताऊँ, आप अभी न्यू इनफ्लो में आए हो, ये मैं टू बी ऑनेस्ट ही बोलता हूँ स्टूडेंट को, ताकि आप ये ना सोचो कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। जैसे कैसा होता है, इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 से 8 महीने गुजर जाते हैं ना, तो नए बैच का टाइम हो जाता है। फिर इंस्टीट्यूट के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ कौन होती है ना, जो नया स्टूडेंट आ रहा है। दिस इज़ ट्रू। मैं आपको सीधे फैक्ट पे ही ले जाऊँगा। तो होता क्या है ना, जब आप उसके पास डाउट लेके आओगे ना, बड़े भारी भरकम डाउट, तो वहाँ पे क्या रहता है, फैकल्टीज़ या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है या जो भी ओनर है, ही डज़न्ट हैव सो मच ऑफ टाइम दैट ही कैन डेडिकेट इट टू यू। ही स्टार्ट फीलिंग कि वो ज़्यादा बच्चा इंपॉर्टेंट है जो नया आ रहा है। उस सिचुएशन में ना आप कहीं के नहीं रह जाते। फिर आप यूट्यूब ढूँढते हो, फिर आप गूगल ढूँढते रह जाते हो, फिर आप अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, और जब आप थक जाते हो ना सर्च करके में, सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उस केस में आप उसके बाद डिप्रेस होने लगते हो। फिर या तो आप बैकअप देखने लगते हो या तो एग्ज़ाम। तो इस बीच में ये जो 1.5-2 साल खराब हुआ ना, दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल। ये जो 20 से 24 के बीच का पीरियड है ना आपकी एज का, ये सबसे वैल्यूएबल होता है। इस पीरियड में आप जो करोगे ना, पॉइंट ये है कि जो पढ़ाई कर रहे हो ना, दिस पढ़ाई इज़ ओके फॉर ओनली 1 ईयर और 1.5 ईयर या मैक्सिमम 2.5 ईयर। इसके बाद ना इसकी यूटिलिटी बॉडी पे भारी पड़ने लगती है। इस एज ग्रुप में जिसमें आपको बाहर जाके ज़िंदगी जीना चाहिए, घूमना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए, अपनी लर्निंग को अप्लाई करना चाहिए, उस ज़िंदगी में, उस एज में आप अपने कमरे में घुसे हुए बैठे रहते हो। वो अच्छा नहीं होता। मतलब मेरी एज ग्रुप में आने लगते हैं ना जब आदमी, 35, 34, आई एम 34 करेंटली। इस एज ग्रुप में आने लगते हैं ना, तो फिर सोचना पड़ता है कि यार अब घूमने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो निपटाना है, फैमिली को देखना है, फाइनेंस देखना है। फिर उसके बाद एन्जॉयमेंट नहीं रहता। फिर उसके बाद लगता है कि ठीक है, टाइम मिलेगा तो देख लेंगे। तो वो ना आपका प्रोडक्टिव ईयर तो ठीक है, एन्जॉयमेंट का भी ईयर है। मैं ये मानता हूँ कि मेरी पर्सनली बिलीफ है कि आपको ज़िंदगी जीना भी चाहिए, और ज़िंदगी जीने का सबसे अच्छा टाइम 20 से 29 के बीच में होता है। जब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जब आप चीज़ें अप्लाई कर के सीख सकते हो। ये क्लासरूम आपको एक लिमिट तक ही सिखा सकता है। उसके बाद की लर्निंग आपको बाहर ही मिलेगी अप्लाई कर के। तो आपको जितने जल्दी हो सके बाहर पहुँचना है। तो उसके लिए शुरू में थोड़ा पेन होता है ना, कि आप किताब को एक लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझना सीख जाओ। आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, और जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो ना, आप जिस दिन सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, ये मान के चलो आपके एग्जाम के क्लियर की उल्टी घड़ी चालू हो गई है। इट इज़ ओनली विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 1 ईयर और 1.3 ईयर एट मैक्स कि आप सिलेक्ट हो ही जाओगे। सो ट्राई टू फोकस ऑन बिल्डिंग योरसेल्फ इन दैट रिगार्ड। ठीक है? क्लियर? चलो। तो अब मैं ये बोल रहा था, दिस इज द ओनली सब्जेक्ट। मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा, मैं यही बोर्ड पे ही समझाऊंगा, लेकिन एट द सेम टाइम यू विल हैव टू कीप बुक विथ योरसेल्फ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इस पैराग्राफ में कौन सी लाइन है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपने ये लाइन पढ़ना छोड़ दी और आप ये सोच रहे हो कि मैंने पढ़ा दिया, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया,
तो पॉलिटी में काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। प्रीलिम्स में तो बिल्कुल नहीं होगा, मेंस में हो जाएगा, प्रीलिम्स में नहीं होगा मेरे पढ़ाए हुए कंसेप्ट से। क्लियर? चल, अभी अपने से शायद किसी ने बुक खरीदी नहीं है, आज अपना बुक का काम है भी नहीं। एज सुन एज पॉसिबल आप जितने जल्दी ला पाए ले लीजिएगा। 7th एडिशन में नए चैप्टर हैं, एटलीस्ट 5 चैप्टर। लास्ट एडिशन 6th एडिशन आया था आज से 3 साल पहले। गुजराती में एक्चुअली लक्ष्मीकांत आती नहीं है, लक्ष्मीकांत इंग्लिश या हिंदी में ही आती है। यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी क्या? हिंदी में यू कैन गो फॉर इट। इंग्लिश में मतलब यू नीड टू राइट आंसर इन गुजराती ना। सो व्हाट यू कैन डू इज हिंदी की बुक में वो कीवर्ड लिखते जाओ, जो भी कीवर्ड आते हैं उसको गुजराती में वहीं लिखते जाओ। हाँ, वहां पे लिख लो। और फिर जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे पूरी पॉलिटी पढ़ने के बाद, तो फिर तुम गुजराती में लिख सकते हो। यू विल गेट हैबिचुअल फॉर इट। देयर आर मेनी पीपल हु आर गिविंग इंटरव्यू हु हैव गॉन थ्रू द सेम रूट कि इंग्लिश या हिंदी में पढ़ी, गुजराती में अपने हिसाब से समझ ली और उसके बाद अब उसको आराम से लिख लेते हैं। आंसर राइटिंग तक की प्रैक्टिस का ही खेल है। वंस यू गेट कंफर्टेबल इन आंसर राइटिंग और पॉलिटी, देयर इज यू आर गुड टू गो। ऐसा ठीक। एज सुन एज पॉसिबल आप बुक ले लीजिएगा, ठीक है, और जितने जल्दी हो सके लाना शुरू कर दीजिएगा। आई थिंक यहाँ पे कोई लकी ऐसी कोई दुकान है, जेरोक्स या क्या नाम है, बुक स्टोर, हाँ वहां पे मिल जाएगी आपको। 7th एडिशन इज गुड। 6th एडिशन 2021 में आया था, 7th एडिशन 2023 के एंड में आया था लगभग। 7th एडिशन में एटलीस्ट 8 से 9 चैप्टर हैं जो एक्स्ट्रा हैं, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो आपको काम नहीं आएगा मेंस में। यू विल हैव टू रीड द होल। और दूसरी बात मैं ये बता रहा था, वो बुक, उस बुक का रिकॉर्ड रहा है, आप किसी भी एस्पिरेंट से मिलके आइए, चाहे वो सिलेक्टेड हो चाहे नॉन सिलेक्टेड हो। आप उससे ये पूछोगे कि 9वीं बार या 10वीं बार पॉलिटी बुक पढ़ने में कुछ मिला था क्या? ही विल से 10वीं बार में मैंने पढ़ा था ना, तो मुझे एक नई चीज समझ में आई थी लक्ष्मीकांत में। 10वीं बार बोल रहा हूँ, मतलब द बुक इज सो वंडरफुल ना, कि आप जितनी बार पढ़ते हो ना, आपको ये समझ में आता है लास्ट टाइम ये वाली लाइन पे तो ध्यान ही नहीं दिया था। पॉलिटी में ईच लाइन हैज अ मीनिंग, और यही 50 क्वेश्चन वहां से इसलिए बनते हैं क्योंकि एनवायरमेंट में 10 कंसेप्ट है, कितनी ही बार क्वेश्चन बनाएंगे। इको में 50 कंसेप्ट है, कितनी ही बार क्वेश्चन बनाएंगे, सब पीवाईक्यू में आ चुके, और उनको भी पता है कि बच्चे पीवाईक्यू रट के आते हैं आज की डेट में। सो वो जाए कहाँ? पॉलिटी इज द ओनली फील्ड जहां पर उनको पता है कि इतनी वॉल्यूमिनस है, इतनी बड़ी है कि बच्चों के लिए पूरी याद रखना पॉसिबल नहीं होता, और दूसरा हर एक कंसेप्ट 100% क्लियर नहीं होता किसी को, तो वहां पे उनकी क्वेश्चन बनाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर दैट रीजन ओनली यू गेट 30 to 50 क्वेश्चन इन जीपीएससी एंड यूपीएससी में भी। कोई चीज कंफर्म हो ना हो, इतना कंफर्म रहता है कि यूपीएससी में पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और वो लकी चार्म हो जाता है। लकी चार्म मतलब आपकी पॉलिटी स्टार में, मतलब यूपीएससी में 20 नंबर और जीपीएससी में 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जितने भी आए उसके हिसाब से 60-70 पक्के हो गए। अगर आपने 5 क्वेश्चन भी गलत किए एट मैक्स, तो भी 10 नंबर ही कटे वहां से। प्रेडिक्टेबिलिटी तो हाई है ना, तो सिलेक्शन के चांसेस भी वहीं से बढ़ते हैं जहां प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा हो। क्लियर? आप में से कोई है जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है? एनीवन? ऑल देयर फॉर जीपीएससी ओनली? ठीक, डन। ठीक है, तो ये हो गया। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे लास्ट टाइम जब मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी तो एक बहुत ही अजीब सा एक वाकया हो गया था मेरे साथ। जब यूपीएससी का बैच मैंने 6 महीने पहले पढ़ाया था, 1.5 महीने करीब, तो वहाँ पे 70% पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद मुझे पता चला कि 60% ऑफ क्लास डू नॉट नो व्हाट इज लोकसभा, व्हाट इज राज्यसभा, व्हाट इज विधानसभा, व्हाट इज विधान परिषद, सीएम कैसे बनता है, काउंसिल किसको बोलते हैं, कैबिनेट किसको बोलते हैं। तब बड़ा दुख हुआ था क्योंकि तब तक मैं अराउंड 500 बार तो वो कंसेप्ट बोल ही चुका था। मैं इस assumption में था कि इतना तो पता ही होगा, तो बट वो मेरे साइड पे फॉल्ट थी। आई फॉरगॉट कि आप लोग न्यूली यहाँ निकल के आते हो कॉलेज से, और कॉलेज में ये सब चीजें पढ़ाई नहीं जाती, स्कूल में भी इतना ध्यान दिया नहीं जाता। तो एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि हाँ वो चीज मुझसे मिसिंग हो गई थी। तो आज की क्लास जो है वो मैं आपको कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा जो पूरे पॉलिटी में काम आने, पूरी पॉलिटी में आगे तक, ठीक है। और उसके बाद वील स्टार्ट विद द कोर चैप्टर। ठीक, चल। तो अब सबसे पहले डिस्कशन आता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ डू यू डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। अभी मैं जानता हूं कि आपको सबको इसके बारे में कुछ ना कुछ पता है, लेकिन अब वो जो आपको पता है ना, वो वाला अब काम का नहीं है। यहाँ पे एब्सोल्यूट जो टर्म्स होती हैं, मतलब जिस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है, वो पता होना ज्यादा जरूरी है। आई अंडरस्टैंड ये तीनों वर्ड आपने कभी ना कभी जिंदगी में सुना है, आपको एक जनरल मीनिंग पता हुआ है, बट उसको चीज को डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइनिंग इज व्हाट बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि मेंस में ये नहीं पता चलता कि आपको कितना पता है, वो तो आप जो लिख रहे हो उसके हिसाब से पता चलता है कि आपको कितना आता है या पता है। सो फर्स्ट थिंग, हाउ डू यू डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन? आपका नाम क्या था? हाँ, हाँ वैभव।
कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई ऐसा नहीं है इंग्लिश में ही बोलना है, किसी को भी। गुजराती बस मत बोलिएगा, मुझे समझ में नहीं आएगी, ठीक है? हाँ। जय। Constitution is like some set of rules and definition which we are obliged to follow and which give us some rights as well as duties. ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, आपका नाम क्या था? प्रियंका। हाँ प्रियंका। हर्षिका, आपका था? Set of rules which constitutes a country. कंट्री, शुरुआत सही थी। A set of, these are a set of rules, these are a set of maybe written or unwritten, it is not necessary they have to be written. So they are a set of written or unwritten rules which have to be followed by everyone, including the state itself. The state is not out of it. So this is a document based on something called as rule of law. There is a word or term that is called as rule of law. ये एक इंग्लिश ब्रिटिश, मान लीजिए एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उनका नाम था एवी डाइसी। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है एक ऐसे सेट ऑफ लॉ या ऐसे ग्रुप ऑफ लॉज जिसके बाहर कोई भी नहीं आता। कोई भी का मतलब कोई भी। जैसे यहाँ पे डिफाइन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी है, स्टेट पावर में आता है, जो भी रूल करने आता है, वो रूलर अपने आप को बाहर रख सकता है लॉ के बाहर, कि हम ही लॉ बना रहे हैं, तो लॉ के अंदर एग्जेम्पशन दे सकता है कि हम, क्योंकि हर कोई अपने फेवर में चीजें रखना चाहता है ना। तो कभी कोई गवर्नमेंट आए और वो ऐसा बना दे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब पे अप्लाई होगा एक्सेप्ट फॉर अस, तो उस केस में वो कभी भी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आर्बिट्रेरी एक्शन। क्या बोलते हैं आप इसको हिंदी या गुजराती में? जय। It's like bagav. नहीं, बगावत नहीं। आर्बिट्रेरी मतलब जब आप अपने मन से कोई भी चीज कर सकते हैं, जिसमें कोई सेट सिस्टम नहीं होता। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी भी बोल सकते हैं, डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हैं, वो एक्सटेंट पे डिपेंड करता है कि कितने एक्सटेंट पे रहेगा। तो आर्बिट्रेरी एक्शन का मतलब होता है जब आप किसी रूल के अंदर बंधे ना हो, आप अपने मन से कोई भी डिसीजन ले सकते हो, कोई भी रूल या ऑर्डर पास कर सकते हो। और किसी भी पॉलिटी का सिस्टम बनाया ही क्यों गया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर विच पॉलिटी या पॉलिटिकल सिस्टम एज अ सिस्टम हैज बीन मेड और सब्जेक्ट हैज बीन मेड, बिकॉज वी डोंट वांट पीपल हु कैन डिसाइड ऑन देयर ओन कि हमारे मन के हिसाब से क्या सही है। दे शुड बी फॉलोइंग सर्टेन वैल्यूज, दे शुड बी फॉलो समथिंग सर्टेन रूल्स, दे शुड बी फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस, और उन गाइडलाइंस वैल्यूज को फॉलो करते हुए ही रूल बनाए जिसके अंदर वो खुद भी आए। तो ये कहलाता है रूल ऑफ लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये बेसिकली एक सेट ऑफ लॉज होते हैं विच बेसिकली एसर्ट टू द वैल्यू ऑफ रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ को एसर्ट करता है। रूल ऑफ लॉ किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पर्सन, किसी भी रूलर, इन सबको अपने अंडर में या एम्बिट में लेता है। ये रूल ऑफ लॉ वर्ड के बिना कॉन्स्टिट्यूशन ना के बराबर होता है। अ कंट्री में बी हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट अगर उसका रूलर ही उसके अंदर में नहीं आता तो उस केस में वो उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग फॉलोइंग जो डॉक्यूमेंट है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद व्हाट इज डेमोक्रेसी, हाउ डू यू डिफाइन डेमोक्रेसी? आपका नाम क्या था? हाँ गुंजन। लोकशाही, हु गेव दिस कोट? हु गेव दिस कोट फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ? Abraham अब्राहम लिंकन। और डेमोक्रेसी, इसमें से रिप्रेजेंटेटिव हम चूज करते हैं। ठीक है। देन व्हाट इज रिपब्लिक? Independent. हाँ, जब यूपीएससी क्लास में जाता हूँ ना, तो सबसे पहले ये बोलता हूँ, सिंपल डेफिनेशन पूछता हूँ ना, तो ये बोलता हूँ द सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग्स आर द हार्डेस्ट टू एक्सप्लेन। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा पढ़ते पढ़ते, और मेंस में यही खेल करता है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। हाँ। हाँ खुश। public की आत्मसत्ता देना। तो फिर डेमोक्रेसी क्या है? Republic मतलब आपका नाम क्या है? खुशी? कृति। हाँ कृति। people जो choose करते ये भी तो डेमोक्रेसी में ही बोला ना। हैं। डेमोक्रेसी इज लोकशाही का मतलब जनता ही अपने अकॉर्डिंग चूज करेगी कि हमें कौन सा
पॉलिटिकल लीडर जो बेस्ट है वो, और रिपब्लिक इट्स सत्ता जो हमने दे रखी है, या फिर उस रिपब्लिक। मैडम वही बात घुमा के बोल रहे हैं आप। आपका नाम क्या है? हाँ यश। वैभव। एनीवन वांट टू अटेम्प्ट? आ जाए। Republic is more like representative of the public whom we select, and democracy like by the people who selects it. फिर से रिपब्लिक किसको बोला? कोई मतलब जनता को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, डेमोक्रेसी में भी तो रिप्रेजेंट ही कर रहा है। डेमोक्रेसी का ऐसा एक पॉइंट है कि नो वन शुड होल्ड एक्सेसिव पावर। ना, मैं बोलूं? ओके, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों एक ही चीज है। बस ये रिपब्लिक जो है ये हेड की बात करता है, हेड ऑफ द स्टेट की, और ये ओवरऑल ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करता है, ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द स्टेट। मतलब जितने भी एमपीज एमएलए जो भी आप इलेक्ट करते हैं, ये सब पब्लिक इलेक्ट कर रही है। पीपल आर सेंडिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू एनी ग्रुपिंग जहाँ पे वो कलेक्टिवली डिसीजन लेंगे। उसका जो हेड होगा, स्टेट का जो हेड होगा, वो हेड कौन इलेक्ट करेगा? अगर वो भी पीपल या लोग इलेक्ट करते हैं, हेड लीडर की बात कर रहा हूँ, तो ये रिपब्लिक कहलाती है। और अगर हेड को लीडर या लोग इलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो रिपब्लिक नहीं कहलाती। एग्जाम्पल के लिए, जैसे इंडिया डेमोक्रेसी है, इंडिया रिपब्लिक है, इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑफिशियली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना। क्या वो इलेक्टेड है? हाँ बिल्कुल, इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, हम इलेक्टेड मानते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी की फैमिली से सत्ता चली आ रही है। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड द रिपब्लिक एट द सेम टाइम। यूके का हेड कौन है? मोनार्की है, बिल्कुल। हेड इज क्वीन विक्टोरिया, उनके वो जितनी भी फैमिली चल रही है। गवर्नमेंट कितनी ही बदलती रहे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी टाइप का इलेक्शन नहीं होता हेड ऑफ द स्टेट के लिए। कोई भी पेपर साइन होता है, जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपका अपॉइंटमेंट होगा, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन रहेगा कि दिस पर्सन इज बीइंग अपॉइंटेड। आपका तो गवर्नर रहेगा। यूपीएससी में जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन रहता है। तो वहां पे हेड ऑफ द स्टेट का साइन है कि मैं ऑथोराइज कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट के बेहाफ पे, मेरे बेहाफ पे पूरे काम करेगा। लेकिन वहां पे क्राउन बोलते हैं, क्राउन के नाम पे सारा काम चलता है। उनके बेटे, बेटे के बेटे, कितनी इलेक्शन होती जाए, कितनी गवर्नमेंट बदलती जाए, कितनी पार्लियामेंट चेंज होती जाए, वहां पे हेड ऑफ द स्टेट कौन रहेगा? द क्राउन। तो इस केस में इट इज नॉट अ रिपब्लिक बट इट इज अ डेमोक्रेसी ना। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, जितने भी डिसीजन होते हैं, वो लोगों के भेजे हुए रिप्रेजेंटेटिव मिलके डिस्कस करके डिसाइड करते हैं। सो इट इज अ डेमोक्रेसी बट नॉट अ रिपब्लिक। सिमिलरली एट द सेम टाइम जापान है, जापान में जो हेड ऑफ द स्टेट है, इट इज द एम्परर ऑफ जापान। वो कभी चेंज नहीं होता, वो फैमिली बाई फैमिली चलता रहता है। थाईलैंड में भी सेम सिस्टम है। लेकिन वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, खाली साइन उनके नाम पे होता है। जो डिसीजंस लेते हैं वो लोगों के सेंड करे हुए रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं। तो जहां पे लोग हेड ऑफ द स्टेट को नहीं चुनते उसको रिपब्लिक नहीं बोलते, और जहां पे करते हैं उसको रिपब्लिक बोलते हैं। और जहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करेंगे पूरी गवर्नमेंट, पूरी कंट्री के लिए, अगर वो लोग इलेक्ट करते हैं तो उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, और अगर नहीं करते तो नहीं बोलते। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट लेवल का डिफरेंस है बस। अब क्लियर है? सो अ डेमोक्रेसी कैन बी रिपब्लिक और मे नॉट बी रिपब्लिक। अ रिपब्लिक कैन बी अ डेमोक्रेसी और इट कैन नॉट बी अ डेमोक्रेसी ऑल्सो एट द सेम टाइम। रिवर्स, जैसे भूटान की बात करें तो भूटान ना तो डेमोक्रेसी है ना तो रिपब्लिक है। वहां तो जो राजा है, मोनार्क है, उसकी फैमिली ही ऑफिशियल डिसीजन भी लेती है। उसकी फैमिली का एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है राजा का, वो मिलके उसमें डिसाइड करते हैं। वो आज भी राजशाही पे चल रही है। तो ना तो वहां लोग इलेक्ट करते हैं, ना तो हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करने का कोई सिस्टम है। तो ना तो हेड इलेक्ट होता है, ना तो काउंसिल, ना तो रिप्रेजेंटेटिव। तो उस केस में नाइदर इट इज अ डेमोक्रेसी, नाइदर इट इज अ रिपब्लिक। ये कंसेप्ट क्लियर? पक्का? चलो, तो डेमोक्रेसी और रिपब्लिक हो गया। तो अब क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट, कि आपके लिए क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट किसको बोलते हैं। आपने हमेशा गवर्नमेंट को बहुत चिल्लाया है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, ये कर रही है गवर्नमेंट, वो नहीं कर रही। पहले तो गवर्नमेंट बोलते किसको हैं? हाउ डू यू डिफाइन गवर्नमेंट? हाँ, शाहीन, शाहीन।
प्रकार का ग्रुप जो लॉ या जितने भी कानून बने हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट करे, और मतलब जिस तरह से हेड ऑफ फैमिली में कोई एक हेड होता है, उस तरह से पूरे मतलब कंट्री, स्टेट, सिटीज जितने भी डिवाइडेड है उसको भी चलाने के लिए कोई ना कोई लीडर हेड होना चाहिए। ठीक तो है, उसको उसके पद और काम कार्य के हिसाब से बांटा हुआ है। ठीक है। जय सही बोल रही है, शाहीन ने सही बोला। सम एक्सटेंट क्या एडिशन करना है? गवर्नमेंट, हाँ, व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट में क्या क्या आता है? माय क्वेश्चन इज, हाँ शाहीन। हाँ। जो कानून बनाते हैं उसका पालन करवाती है, और अगर नहीं होता तो फिर उसका अकॉर्डिंग इंडिया के कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आता है? Legislature, executive, judiciary. हाँ, so government in India is defined as a group of three institutions. First is legislature, second is executive, and the third is judiciary. There is one concept जो आपने सुना होगा शायद, अगर कभी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स पढ़ा है तो, सेपरेशन ऑफ पावर। व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर? किसने ये कंसेप्ट दिया था सेपरेशन ऑफ पावर पहली बार? अर्थशास्त्र में ना 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 ना, मैडम बहुत पहले पहुंच गए आप। महात्मा ना, हाँ गुंजन। अरे नहीं नहीं, बहुत आगे आ गए ना। हाँ जी, हिंट दे देता हूँ, रेनेसेंस के पीरियड से रिलेटेड है। रेनेसेंस कहाँ आई थी? आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है। यूरोप में 16-17 सेंचुरी में बदलाव आना शुरू हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह ये सब आए हैं। उसकी बाहर रेनेसेंस एक पीरियड आता है 15 to 17 सेंचुरी का यूरोप में, जिसको रेनेसेंस बोला जाता है। जैसे यूरोप में 11 to 14 सेंचुरी का पीरियड है, ये डार्क एज कहलाता है। सब कुछ ये डेमोक्रेसी वेमोक्रेसी ये सब वहीं से तो निकल के आई ना, यूरोप से। तो 11 से 14 सेंचुरी तक का जो पीरियड है वो डार्क एज कहलाता है। हुआ ये था कि यूरोप, जैसे आपने एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, सोक्रेटिस का नाम सुना होगा, प्लेटो का नाम सुना होगा, ठीक है, ये सारे जितने भी स्कॉलर थे ये 300 बीसी से 5th सेंचुरी एडी तक, बीच बीच में बहुत सारे स्कॉलर है। मतलब यूरोप 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 10th सेंचुरी एडी तक बड़ा अच्छा शाइन मार रहा था। बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी, किताबें थी, पढ़ने के लिए जगह थी, लोग नई नई चीजों पे डिस्कस करते थे। शुरुआत में नहीं करते थे, जैसे सोक्रेटिस को फांसी इसलिए दी गई थी क्योंकि जरूरत से ज्यादा स्टेट को लगा कि ये क्रांति फैला रहा है लोगों के बीच में, सोचने पे मजबूर कर रहा है कि लॉ क्या होता है, जस्टिस क्या होती है, पब्लिक ऑफिशियल की ड्यूटी क्या होना चाहिए, किंग की ड्यूटी क्या होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती गई, यूरोपियन सोसाइटी, लोग थॉट्स पे बहुत ज्यादा डेवलप होते गए। फॉर दैट रीजन ओनली ना, साइंस की बुक उठा के देखो, हर चीज लैटिन में पढ़ाएंगे, ये लैटिन में ये बोलते थे। रिपब्लिक का भी लैटिन वर्ड से ही निकला है, रेस पब्लिका, ये एक लैटिन वर्ड था रेस पब्लिका, वहां से निकल के आया। मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स वे डेवलप्ड इन दैट पीरियड ओनली। लोग सोचते थे कि सोसाइटी कैसे चलना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छी चीज है, वो सारी चीजों पे डिस्कस करते थे। पार्लियामेंट्री चल रहा था तो उसका क्या टाइम पीरियड किसमें? इन रोम और इन यूरोप? पार्लियामेंट तो नहीं, असेंबली बोला जाता था उसको, असेंबली बोला जाता था। इट वाज, जैसे टू अर्ली तो कैसे बोलेंगे, जैसे असेंबली वहां पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी पहली बात, तो हम उसको ऑफिशियली पार्लियामेंट नहीं बोल सकते। वहां पे उनका एक ग्रुप, क्लोज ग्रुप ऑफ सर्कल में ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, वही डिसाइड करते थे। जैसे अगर उस हिसाब से बात करें तो हम तो और भी ज्यादा डेवलप थे, क्योंकि हमारे ऋग्वेदिक पीरियड में बोला जाता है सभा और समिति के दो कंसेप्ट थे, सभा, समिति और विधाता। ये आप मेंस में यूज कर सकते हो। तो सभा, समिति, विधाता में क्या होता था, सभा वाज द जनरल असेंबली, समिति वाज द असेंबली ऑफ एल्डर्स जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते थे, और विधाता जिसमें मिलिट्री, रिलीजियस या इकोनॉमिक के जो मेजर डिसीजन होते थे वो लिए जाते थे। एंड दैट वाज इन द पीरियड ऑफ 500 to 1000 बीसी। ग्रीक में या रोम में जितनी भी सिविलाइजेशंस आई वो जनरली 5th सेंचुरी बीसी के बाद में आना शुरू हुई, 3rd सेंचुरी बीसी। हाँ, मतलब 300 बीसी, 200 बीसी, 100 बीसी, इन पीरियड्स में डेवलप हो के आगे बढ़ी है। डेमोक्रेटिक जैसा बहुत कम था, देयर वेल एलिमेंट्स बट प्योरली एलिमेंट्स नहीं थे। रीजन बीइंग क्योंकि कहानी ये थी कि वहां पे एक लिमिट से ज्यादा, एक लिमिट तक लिबर्टी थी, एक लिमिट से ज्यादा लिबर्टी इसलिए नहीं दी जाती थी क्योंकि ये माना जाता था कि वो राजा की अथॉरिटी को क्वेश्चन कर लेगा, किंग की अथॉरिटी को। तो लोग डिस्कशन करते थे, कई बार बात करते थे, जैसे एरिस्टोटल ने बोला है, कई चीजों पे लोगों के ओपिनियन लिए जाते थे,
लेकिन एरिस्टोटल और जितने भी बड़े एडवाइजर उस टाइम के थे, इवन दे डोंट यूज टू प्रेफर डेमोक्रेसी। जैसे एरिस्टोटल ने बोला है, डेमोक्रेसी इज द टूल ऑफ फूल्स। वो बेवकूफों के हाथ में, क्योंकि लोगों को नॉलेज होता नहीं है, लोगों को पता होता नहीं है सही में। वो होता था, चेक्स एंड बैलेंसेस थे, लेकिन बहुत लिमिटेड थे। किंग यूज्ड टू डिसाइड मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स। तो वो कंसेप्ट थे, ओपिनियन लेने के लिए असेंबली रहती थी, बट असेंबली बहुत ज्यादा नॉन अथॉरिटेटिव थी, इन सेंस कि वो किंग के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल करती नहीं थी। तो उससे स्ट्रांग तो हमारी पॉलिटी थी, क्योंकि हमारी पॉलिटी में ऐसा जरूर होता था, जैसे लिच्छवी के किंगडम था। लिच्छवी किंगडम आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो लिच्छवी किंगडम में 7,500 से ज्यादा राजा थे, अलग अलग छोटे छोटे लेवल पे। तो उनको जरूर, अगर राजा को पर्टिकुलरली कोई डिसीजन लेना हो तो पहले उसकी असेंबली से अप्रूव कराना पड़ता था, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक, अंटिल कोई इमरजेंसी या क्राइसिस वाली सिचुएशन ना हो जाए। रोम में ये मैकेनिज्म बहुत वीक था। बट द थिंग विच दे डेवलप्ड वाज, उन्होंने अपने जितनी भी चीजें को किया उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया। डॉक्यूमेंट करने के बाद उसको एडवांस करते थे कि ये कंसेप्ट में और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। जैसे नो कंट्री, नो पॉलिटिकल सिस्टम, नो इकोनॉमिक सिस्टम इज परफेक्ट इन इटसेल्फ। हमारे पास जो सिस्टम था, हम उस पे फिक्स रहने की कोशिश करते थे। ये हमारे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। यूरोप में जिस सिस्टम थे उसको ओपन करके डिस्कस किया जाता था। दैट इज व्हाट, फॉर दैट, इन दैट सेंस ओनली दे आर कॉल्ड, दे यूज्ड टू कॉल इट डेमोक्रेटिक, कि वो कहाँ पे कम से कम क्वेश्चन कर सकते हैं। एटलीस्ट प्लेटो के बाद वाला जो टाइम आया, 200-150 बीसी के बाद, वहां से दे स्टार्टेड टू डिस्कस थिंग्स अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। वो उसको इनकॉर्पोरेट भी करते थे, बट प्योरली तो उन्होंने कभी भी नहीं किया। जैसे 15th सेंचुरी के भी एविडेंस कि जब भी किसी ने चर्च को क्वेश्चन किया, ये तो उनको प्रिजन वगैरह में, जैसे कोपरनिकस हो गए, गैलीलियो हो गए, इनको एक इम्प्रिजनमेंट का भी एक टाइम दिया गया है फॉर द चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ चर्च। तो वो लिमिटेशन वहां आ जाते थे। तो माय पॉइंट वाज कि 10th सेंचुरी तक तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन 11th to 14th सेंचुरी में देयर अकर्ड अ वॉर ऑफ क्रूसेड्स। वहां पे ये जो इस्लाम जब फैलना शुरू हुआ ना, 7th एडी में, 7th सेंचुरी एडी में, 700 साल के बाद जब वो आने लगा, तो इट स्टार्टेड, इट ट्राइड टू एक्सपांड इटसेल्फ। तो 400 साल तक वहां पे वॉर चला यूरोपियन रीजन में। और वो जो वॉर चला ना, उसमें जितने भी मोस्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क थे, लाइब्रेरी वगैरह थी, किताबें थी जो उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लिखी थी, उनका बहुत मासिव डिस्ट्रक्शन हो गया। पीपल बेसिकली 500,000 साल पीछे चले गए। तो जब 14th सेंचुरी में जब लड़ाई वगैरह शांत हुई, एंड दे सॉ कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया, हम बेसिकली हमारी सिविलाइजेशन वो ओल्ड तरफ जाने लगी है। एक डार्क एज बोला जाता है इस पीरियड को, क्योंकि नॉलेज की, आर्ट की कोई बात नहीं की जाती थी कि कैसे हम लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 14th सेंचुरी में उसी टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुई थी, गुटेनबर्ग प्रेस वगैरह। तो ये प्रिंटिंग प्रेस जब वहाँ पे डेवलप होना शुरू हुई, तो फिर से वो जो लिटरेरी मटेरियल था उसको लाइब्रेरी में, जो पुराने डिस्ट्रॉय हो गए थे, थोड़े बहुत बचे हुए थे, उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करके और उन्होंने अक्रॉस द रीजन स्प्रेड करना शुरू करा और नॉलेज को स्प्रेड करना शुरू करा। तो 15th-16th सेंचुरी में फिर से वो जो एक फीलिंग थी नॉलेज वाली, सोचने वाली, लॉजिक, रैशनलिज्म, रीजनिंग, वो सब लोगों में टेम्पर डेवलप होने लगा। दे स्टार्टेड टू थिंक फॉर देमसेल्फ, एंड फॉर दैट रीजन ओनली यू विल फाइंड जितने भी साइंटिफिक इनोवेशन हुए हैं ना, मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक इनोवेशन जो हम आज पढ़ते हैं, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब 15 से 18 सेंचुरी के बीच में ज्यादा मिलते हैं। कि 1600 में वो न्यूटन भी तभी आया था। ये सब दिमाग से सोचने वाले काम 15 to 17 सेंचुरी में ही स्टार्ट होते। तो ये सब कहानी चल रही थी। तो उस टाइम पे 17 सेंचुरी तक आते आते पॉलिटिक्स पे सोचना शुरू करा। देयर इज वन स्कॉलर नोन एज नेम्ड एज मोंटेस्क, नाम सुना होगा अगर आपने कभी। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आप पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा आपको, तो मोंटेस्क का नाम आएगा। ये एक स्कॉलर थे। तो मोंटेस्क ने ये बोला कि जब तक गवर्नमेंट ही अपनी लॉ बनाने की अथॉरिटी रखेगी और गवर्नमेंट ही जज बनी रहेगी अपनी कि हमने जो किया है वो सही किया है, गलत किया है, तो वो तो अपने आप को जस्टिफाई ही करेगी ना। तो उस केस में कोई भी सिस्टम तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक जो लॉ बना रहा है, जो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है और जो उसको जज कर रहा है, ये तीनों सेक्शन अलग ना हो। एंड फ्रॉम देयर इमर्ज्ड द सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि हर एक की पावर अलग होगी। तो गवर्नमेंट करेंटली इन तीन चीजों के सिस्टम को ग्रुप करके बोला जाता है। लेजिस्लेचर में आती है हमारी जितनी भी असेंबली है वो। एग्जीक्यूटिव में आता है हमारा कैबिनेट, कैबिनेट एग्जैक्टली कैबिनेट को बोला जाता है। और जुडिशरी में आपको पता ही है, कोर्ट वगैरह, ठीक है। अब ये जो असेंबली है, यहाँ पे क्लियर कर दूं, जैसे आपको पता होगा ये असेंबली दो लेवल पे होती है, एक नेशनल लेवल पे और एक होती है स्टेट लेवल पे। अब ये ऐसा क्यों बनाया भाई, दो लोगों को कानून बनाने की पावर क्यों दी गई है? ये असेंबली का काम होता है लॉ बनाना किसी भी चीज पे। अब दो लोगों को अगर लॉ बनाने की पावर देंगे तो इशू होगा ना। अगर ये लॉ बना रहा है, ये भी लॉ बना रहा है, तो दोनों की तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगी अगर लॉ मैच नहीं कर रहा तो
तो फिर ये सिस्टम क्यों बनाया, 2 लेवल का गवर्नमेंट क्यों बनाया हमने? इसलिए बनाया है क्योंकि कुछ चीज़ें उन पे स्टेट ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जानता है। जैसे एग्रीकल्चर, लैंड, पुलिस, सिक्योरिटी का पैराडाइम कैसा चल रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल की सिक्योरिटी की सिचुएशन गुजरात से टोटल अलग है। गुजरात में पीपल वॉक फ्रीली या गर्ल्स वॉक फ्रीली इवन एट नाइट 1 और 2 सेफली। But that is not the same scenario in UP, Bihar or West Bengal where they try to avoid going out after 9 PM. तो वो दोनों का सिक्योरिटी का सिनेरियो अलग है। अगर एक टाइप का लॉ पूरी कंट्री के लिए बनाया जाएगा तो वो गुजरात और बिहार को सेम तरीके से ट्रीट नहीं करेगा। कुछ चीजें हैं जहाँ पे लोकल लोग ज्यादा अच्छे से अपने आप चीजों को समझते हैं और कुछ चीजें हैं जिनमें हमको यूनिफॉर्मिटी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला कि यूपीएससी के फॉर्म में गुजरात वाले आदमी को इतनी फॉर्मेलिटी लिखनी पड़ेगी और एमपी का बच्चा कोई फॉर्म भर रहा है तो उसको इतनी फॉर्मेलिटी कम करनी पड़ेगी, तो ये तो एक तरह से बेईमानी हो गई ना। वो एक पर्सन क्या बोलेगा, मैं भी इसी कंट्री का हूँ, ये भी इसी कंट्री का है, लेकिन इसको फॉर्म में 20 डिटेल मंगवा रहे हो, आप मेरे से 10 डिटेल भरवा रहे हो, तो उस केस में तो मेरे साथ पार्शियलिटी हो गई। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे हमको लॉ ऐसे चाहिए जो सब पे एक से अप्लाई हो। जैसे टेलीकम्युनिकेशंस कैसे काम करेगा, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में अगर लॉज ऊपर नीचे होंगे, किसी स्टेट के लिए लॉ ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, किसी के लिए कम होंगे, तो रिलायंस वाला क्या बोलेगा, महाराष्ट्र में मेरा जो टैरिफ का प्लान है उस पर मैं 2000 रुपए चार्ज करूंगा और एमपी के लिए 500 रुपए या 300 रुपए लूंगा। तो उसमें तो ये इसको बुरा लगेगा ना, ये तो क्या सोचेगा, एमपी में ही शिफ्ट हो जाता हूँ, फोन का एक बड़ा खर्चा कम हो जाएगा, वहीं बिजनेस करूंगा। बात समझ रहे हैं? तो देयर इज सम वन शेड्यूल। एक शेड्यूल क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक शेड्यूल है, या मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर है अलग से, जिस चैप्टर में सेंटर और स्टेट को उनके सब्जेक्ट दिए गए हैं। सेंटर को कुछ चीजों की लिस्ट दी गई है, इन चीजों पे लॉज आप ही बना सकते हैं। स्टेट को कुछ चीजों की लिस्ट दी गई है, उनको बोला है इन पे लिस्ट, इन पे लॉ आप ही बना सकते हैं। और कुछ चीजें हैं जिनमें सेंटर और स्टेट दोनों को पावर दी गई है, जैसे एनवायरनमेंट हो गया। एनवायरनमेंट पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे से चीजें समझती है क्योंकि उसके बाद ज्यादा अच्छे एक्सपर्ट हैं, वो ग्लोबल एक्सपर्ट भी लेके आता है। स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है उसकी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड हो, लेकिन चूंकि स्टेट अपने रीजन को ज्यादा अच्छे से जानता है, तो यहाँ पे एक और लिस्ट बनाई गई है जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के लॉ के बीच में अड़चन आई तो उस केस में सेंटर का लॉ चलेगा, स्टेट का नहीं चलेगा। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है इसको बोलते हैं 7th शेड्यूल। क्या बोलते हैं? शेड्यूल क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा, अभी खाली इतना समझ लीजिए, चैप्टर होता है, इस पे पूरा एक डिटेल्ड चैप्टर है अपना, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। क्लियर? तो ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हो गई। मतलब कुछ लोग लॉ बनाने के लिए नेशनल लेवल पे बैठे हैं, कुछ लोग लॉ बनाने के लिए स्टेट लेवल पे बैठे हैं। जो सेंट्रल लेवल पे बैठे हैं वो जहां पे बैठते हैं जिस जगह पे, उसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। अब ये पार्लियामेंट में भी दो दो ग्रुप होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। मतलब दो बिल्डिंग बनाई गई है। एक बिल्डिंग वहां पे जो लोग जाते हैं वो लोग डायरेक्टली इलेक्ट होके जाते हैं। जैसे यहाँ पे आई थिंक CR पाटिल जी हैं, ठीक है, ये MP हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट, ये दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट होके डायरेक्टली इनको इलेक्ट किया जा रहा है। तो ये लोकसभा पहुंचे। कुछ लोग होते हैं जिनकी इलेक्शन लड़ने की कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन हम चाहते हैं कि वो लोग वहां पे बैठें क्योंकि इनकी लॉ बनाने की पावर बहुत ज्यादा है। जैसे मनमोहन सिंह जी हो गए। मनमोहन सिंह जी, आपने उनको कभी ज्यादा बोलते हुए नहीं देखा, तो आप भूल जाओ कि वो इलेक्शन का कैंपेन में चिल्ला पाएंगे कि वो गांधी जी ऐसे कर रहे हैं, मोदी जी ऐसे कर रहे हैं। वो तो चिल्लाने की उनकी उनकी नेचर ही नहीं है ना। लेकिन समझदारी इतनी है कि हमको लगता है ये आदमी देश चलाएगा तो देश कितना आगे जाएगा। हम उस आदमी को पहुंचाए कैसे? हमने क्या बोल के रखा है, गवर्नमेंट का हिस्सा वो आदमी नहीं बन सकता जो यहाँ पे पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होगा। तो अब इसको मेंबर बनाने का कोई सिस्टम भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो दो चीजों के लिए, एक तो स्टेट्स जो हैं वो अपना बात, जैसे लोकसभा में तो सारे डायरेक्टली इलेक्ट होके जा रहे हैं, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि किसी स्टेट से ज्यादा लोग जा रहे हैं, किसी स्टेट से कम लोग जा रहे हैं। जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा वहां से ज्यादा इलेक्ट होके जाएंगे, जिसकी पॉपुलेशन कम वहां से कम लोग इलेक्ट होके जाएंगे। तो उस केस में जिस स्टेट से कम लोग इलेक्ट होके जा रहे हैं वो तो कभी बोल ही नहीं पाएगा ना कि कानून ऐसा होना चाहिए ताकि मेरे स्टेट के लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो हर स्टेट के लोग भी आ पाए बराबरी से, पहली बात, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से। और दूसरी बात, ऐसे लोग भी आ पाए गवर्नमेंट में जो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उसके लिए हमने एक और हाउस बनाया है जिसको बोलते हैं राज्यसभा। राज्य में क्या लिखा है? राज्य, स्टेट। मतलब ये डायरेक्टली हर स्टेट को कुछ सीट फिक्स करके देता है कि इतने तो तुम्हारे लोग आएंगे ही आएंगे पार्लियामेंट में, चाहे ऑल इंडिया से कहीं से कोई इलेक्ट होके आए चाहे नहीं आए। तो ये हो गया हमारा राज्यसभा। तो इसमें करीब करीब कितनी सीट्स होती हैं? करेंटली
कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 550 सीट हो सकती हैं इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। करंटली 543 सीट्स इलेक्टेड फील्ड है। पहले 545 थी, लेकिन उसमें एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन दिया हुआ था कि प्रेसिडेंट 2 लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करके बुलाता था। लेकिन फिर 2020 में एंग्लो इंडियन मतलब जो लोग पहले ब्रिटिश के टाइम पे आए थे, फिर यहीं सेटल हो गए ब्रिटिशर्स, उनके बच्चे वगैरह, अब वो इंडियन ही हो गए। तो ना तो वो कंप्लीटली इंडियन है, ना तो कंप्लीटली ब्रिटिशर्स हैं। तो उनको रिप्रेजेंटेशन देने, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत छोटी है, इलेक्शन के दम पे तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने वाला पार्टी वाला बोलेगा अंग्रेज की औलाद है, इसको इलेक्ट मत करो। वो बेचारा तो गया। तो 2 लोग उनके वॉइस रखने के लिए यहाँ पे इलेक्ट होते थे। तो 545 लोग आते थे। अब 2020 से उनका रिजर्वेशन कम खत्म कर दिया, क्योंकि अब उनकी पॉपुलेशन इंडियन में मिक्स हो गई है। अब समझ में भी नहीं आता कि इनके बाप दादा ब्रिटिश ऑफिशियल थे। तो अब ये 543 सीट्स फिल्ड हैं। ये नंबर याद रखिएगा, रीजन बीइंग अभी मैं आपको कुछ एक चीज समझाने वाला हूँ, वहां पे नंबर काम आएगा समझने में। दूसरा, राज्यसभा में देयर इज 245 सीट्स, 250 सीट्स सैंक्शनड है। सैंक्शन मतलब इतनी सीट्स भरी जा सकती हैं। वो पार्लियामेंट में कुर्सियां लगी हुई हैं, 250 कुर्सियां लगा के रखी, मतलब इतने लोग बैठ सकते हैं। अभी एक्स्ट्रा आएगा तो कहाँ बिठाएंगे, वो जमीन पे थोड़ी बिठाएंगे उसको, इतना बड़ा आदमी है। ठीक है, करेंटली इलेक्टेड 245 है। 245 में से 12 लोग नॉमिनेटेड हैं और बाकी के 233 जो हैं ये इलेक्टेड है। इलेक्टेड में डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनका इलेक्शन कैसे होता है, जब राज्यसभा आएगा तो अलग से समझेंगे। मतलब इनको लोग डायरेक्टली नहीं चुनते, लेकिन ये भी पार्लियामेंट के मेंबर है ना। तो चाहे राज्यसभा को हो चाहे लोकसभा को हो, हम उसको क्या बोलते हैं, एमपी, क्योंकि ये पार्लियामेंट का मेंबर है। इतना क्लियर। फिर उसके बाद आते हैं स्टेट। स्टेट में भी वही काम होता है। कुछ लोग, अब यहाँ पे ये वाला हाउस जरूरी नहीं है, क्योंकि ये राज्यों को तो रिप्रेजेंट करेगा नहीं ना, ये तो एक ही राज्य है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है दूसरे हाउस का होना, कुछ स्टेट बना सकते हैं। यहाँ पे मेन हाउस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। ठीक है, विधानसभा में सारे के सारे लोग इलेक्ट होके आते हैं। जो लोकसभा में होता है वो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा में होता है। तो यहाँ पे खाली स्टेट के अंदर के लोग इलेक्ट होके आते हैं। इसमें दूसरा हाउस अगर कोई बनाना चाहे, किसी स्टेट को लगता है कि हमारे कुछ नेता हैं वो हमसे गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि वो इलेक्ट हो नहीं पा रहे, क्योंकि हम सबको तो टिकट दे नहीं सकते, पॉलिटिकल पार्टी 1000 लोग टिकट मांगने खड़े हैं, 250 ही सीट है, सबको तो दे नहीं सकते। तो उनको क्या लगता है कि हम इन लोगों को कहीं और जगह दे दें कि ये भी अपने आप को बोल पाए कि हम विधान परिषद या विधानसभा के पार्ट हैं, गवर्नमेंट के पार्ट हैं। तो उस केस में यहाँ पे एक विधान परिषद बनाया जाता है। आई थिंक गुजरात में तो ये नहीं है, कुछ स्टेट में है, जैसे तेलंगाना में है, एमपी में है, कर्नाटका में। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाउस बना के रखा है। यहाँ पे बनाना नहीं बनाना ऑप्शनल है। यहाँ पे राज्यसभा को बना के रखना या नहीं रखना ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, कोई भी स्टेट बना सकता है कभी भी, कोई भी स्टेट खत्म भी कर सकता है। क्लियर। अब गवर्नमेंट कहाँ से आती है, क्या? हाँ, सीट्स कितनी रहेंगी ये तो दोनों में पॉपुलेशन के हिसाब से ही रहेगा, कितनी सीट्स रहेंगी। इस बार बनाया है, फिर अगली बार नहीं बनाना नहीं, जैसे उसमें कैसा होता है कि विधान परिषद अगर एक बार बन गया तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ना बोल दे कि ये हमारा खत्म कर दो विधान परिषद, तब तक खत्म नहीं होगा। तो उसमें हर 5 साल में, इसमें 5 साल में नहीं, ये दोनों हाउस जो है ये कभी डिसॉल्व नहीं होते, मतलब ये हमेशा चलते रहते हैं। उसको बनाने की अथॉरिटी बनाने की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसमें एक रेजोल्यूशन, वो डिटेल में पढ़ना है अपन को प्रोसीजर, डोंट वरी अबाउट इट, अभी तो बेसिक समझ रहे हैं। उसमें एक रेजोल्यूशन विधानसभा पास करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है अच्छा सही लग रहा है तो बना देती है। बनाने की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली। अब गवर्नमेंट, जो हम नॉर्मल टर्म्स में गवर्नमेंट बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही, वैसा कर रही, ऐसा नहीं कर रही, पॉलिटी की डेफिनेशन से वो अलग है। हम जब गवर्नमेंट बोलते हैं तो हम कैबिनेट को बोलते हैं, क्योंकि डिसीजन, क्योंकि होता क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीती, उसके मेंबर्स ज्यादातर इलेक्ट होके यहाँ पे आए, फिर यहाँ से बोल रहा हूं मैं, यहाँ से नहीं बोल रहा। गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको यहाँ पे या यहाँ पे मेजोरिटी चाहिए होती है। गवर्नमेंट मतलब कैबिनेट, कैबिनेट मतलब क्या, एक हेड और कुछ मंत्री, 10 15 20 मंत्री, कृषि मंत्री, खेल मंत्री, ठीक है, फिर उसके बाद ये अपना इंडस्ट्रियल कॉमर्स के मंत्री। तो ऐसे कुछ 15 20 चीजों के मंत्री हैं ये, और उनके जो हेड है इनको मिला के बोला जाता है कैबिनेट। और चूंकि ये हेड आदमी है ना, किसी के घर, किसी भी घर के मुखिया जो बोलता है बाकी लोग सब मानते हैं ना, तो कहने के लिए तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जीती है, 500 मेंबर इलेक्ट होके आए हैं, सुनना तो सबकी जाना चाहिए।
लेकिन मुखिया जो बोलता है जनरली उसकी सुनी जाती है, और मुखिया जो मान रहा है या जो सही चीज मान के चलता है वही चीज ये लोग फॉलो करते हैं। तो कहने के लिए तो ये भी गवर्नमेंट का पार्ट है, डिसीजन ये भी लेते हैं, लेकिन डिसीजन मेनली आता कहाँ से निकल के, यहाँ से। इसलिए हम जब बोलते हैं कि गवर्नमेंट खराब कर रही है या गलत कर रही, तो हमारे दिमाग में फोटो किसका आता है, मोदी जी का, ठीक है, या जो सीएम है, कौन है सीएम गुजरात के, भूपेन्द्र पटेल, उनका चेहरा दिमाग में आता है। क्यों? क्योंकि डिसीजन निकल के तो वहीं से आ रहा है ना, इस कारण से। बट पॉलिटी में गवर्नमेंट जब क्वेश्चन आता है तो ये तीनों है गवर्नमेंट। क्लियर? ठीक। तो कैबिनेट हो गया, ये एग्जीक्यूटिव, इसको जनरली गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये कौन बनता है, कौन बनाता है, यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज फिर से बार बार ध्यान से देखिएगा। राज्यसभा में 250 में से किसी के पास 200 सीट भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी आज के डेट में 250 की 250 सीट जीत जाए राज्यसभा की, कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट किसकी बनेगी? जिसके पास यहाँ 550 में से ज्यादा मेजोरिटी सीट्स हो। 275 से ज्यादा सीट जिसके पास होंगी, 273, 543 सीट्स है ना, तो 271 आधा हो गया। 271 से ज्यादा सीट जिसके पास यहाँ पे होगी वो यहाँ पे मुखिया बनेगा। क्लियर? तो राज्यसभा को कभी भी इंक्लूड मत करिएगा। वही चीज यहाँ पे भी लगेगी। जब स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो स्टेट में विधानसभा के इलेक्शन में जिसके पास मेजोरिटी आई है वो यहाँ पे इसका मुखिया बनेगा स्टेट का। और वो स्टेट के जो सब्जेक्ट हैं जो हमने देखे हैं ये इनके लिए लॉ बनाएगा। लॉ कौन बनाता है? ये बनाते हैं। तो लॉ बनाना कौन सा है? प्रपोज ये करते हैं ज्यादातर, फिर उसके बाद ये इसको अप्रूवल मारते हैं और ठप्पा लगने के बाद वो लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। अब वो कानून सही है कि गलत, क्योंकि ये मुखिया और इसकी फैमिली तो कानून कुछ भी बना सकती है, वो गलत भी हो सकता है क्योंकि ये तो अपने फेवर में भी काम कर सकते हैं ना। तो वो लॉ सही है कि नहीं वो भी देखने वाला कोई होना चाहिए। उसके लिए आते हैं कोर्ट। कोर्ट का एक काम होता है कि आपके डिस्प्यूट सुलझाना, बट उससे भी बड़ा काम होता है ये कुछ दोनों गलत ना करें, मिलजुल के उसको रोकना। तो इस पे भी अपन आएंगे आगे कि ये कैसे रोकता है। इतना क्लियर कंसेप्ट? ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब अपन आते हैं थोड़ा कंसेप्ट पे। जरा आप वो खोलिएगा, मैंने आपको एक फाइल भेजी है ग्रुप में। हम पहले कंटेंट देख लें। आपने कल सिलेबस तो समझ ही लिया था। अब ये पूरी लक्ष्मीकांत जो है ये बेसिकली 10 से 12 पार्ट में उन्होंने डिवाइड करके रखी है। अराउंड 93 चैप्टर्स हैं। यू आर इन द ग्रुप गुंजन, ग्रुप में? नहीं। आपका नाम क्या है? शुभम। शुभम शेयर कर देना। बुक ले लेंगे, मुझे पता था, मुझे ऐसा लग रहा था आपने शायद बुक खरीदी नहीं अभी, तो मैंने फाइल लेके आया था ये वाली कंटेंट वाली। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। चैप्टर्स देख लेते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें फर्स्ट वाला जो चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये वाला पोर्शन आपका सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है, लेकिन ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा क्योंकि ये आइडियली उसी का टॉपिक है। चार्टर एक्ट से लेके रेगुलेटरी एक्ट से लेके वो सब आपको वहां पढ़ाया जाएगा। ये अपने उतने काम का भी नहीं है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। हम सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, एक जनरल ब्रीफ लेंगे। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट क्या है, जो चीज हमने यहाँ डिस्कस करी वही चीज यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में लिखी है। फिर उसके बाद फोर्थ चैप्टर आता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं। देन उसके बाद आता है प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना का बैकग्राउंड पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आएंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, हमारी यूनियन किसको बोला जाता है, उसके अंदर में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आएगा, ये सारे डिस्कशन यहाँ पे आएंगे। फिर सिटीजनशिप या सिटीजन किसको मानते हैं ये देखेंगे। उसके बाद आते हैं कोर कंसेप्ट, फंडामेंटल राइट्स, जिसके बिना पूरा पॉलिटिकल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन खत्म है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। फिर डीपीएसपी आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज इतनी इसमें आएंगी पहले पार्ट में। ये खाली कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल समझा रहा है हर चैप्टर में। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो एक चीज और बता देता हूँ जो आपको पूरी किताब में काम आनी है। जैसे यहाँ पे पूरे पूरे चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए ना, यहाँ पे एक 11 चैप्टर लिखा है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे टाइम टाइम पे चेंज की नीड आती है, जैसे आज 1950 का साल चल रहा है, अगर आज डिवोर्स सोसाइटी के हिसाब से, देखिए कानून का मेन पर्पस क्या है, सोसाइटी में किसी चीज को रेगुलेट करना कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते। क्यों बनाना जरूरी है रूल? क्योंकि कुछ लोग अगर ऐसी चीज कर रहे हैं जो सोसाइटी के लिए इमोरल हो सकती है। सोसाइटी के लिए इमोरल क्या होता है? उस सोसाइटी की सोच के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है।
लॉ और कुछ नहीं होते, कलेक्टिवली लोग जो सही या गलत मानते हैं ना, उसी को लॉ बोल दिया जाता है। जैसे आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले होमोसेक्सुअलिटी को पता है आपको? सेक्शन 377 है ना? होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर एक बार डिस्कशन उठा, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई कि होमोसेक्सुअलिटी अब अलाउ कर देना चाहिए। हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जो साथ में रहना चाहते हैं, जो समलैंगिक हैं, लेकिन एक साथ घर बसाना चाहते हैं, तो वो अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि 2017 के पहले इट वाज क्रिमिनल कि आप सेम सेक्स होके एक रिलेशन मेंटेन कर रहे हो। तो 2018 में ये जब पिटीशन आई तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि आपका विचार क्या है, क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, होमोसेक्सुअलिटी पूरी कंट्री में एक वर्ड होता है, उन्होंने वर्ड दिया था मिनिस्क्यूल प्रोपोर्शन। मिनिस्क्यूल मतलब बहुत छोटा सा। उसने पूरा डाटा स्टडी किया, उसने बोला 0.3% पॉपुलेशन है जो होमोसेक्सुअलिटी के फेवर में है कंट्री में। मतलब 99.7% लोग क्या मानते हैं कंट्री में, होमोसेक्सुअलिटी हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो हमको तो रोकना पड़ेगा ना लोगों को, क्योंकि अगर 0.3% लोग शादी करने लगेंगे तो उसके इफेक्ट में आके दूसरे बच्चे भी करेंगे, और माँ बाप क्या बोलेंगे, ये देश की गवर्नमेंट नहीं संभाल पा रही हमारे बच्चों को, हम खुद ही संभालेंगे। फिर वो अपने हिसाब से कुछ एक्शन करने लगेंगे, और जब लोग अपने हिसाब से कुछ करने लगेंगे तो आप सोचो सोसाइटी में कितना केओस हो जाएगा। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि ये रोड पे ये जो सिग्नल लगा है, ये सिग्नल किसी ने अगर जंप करा तो उस पे 1 लाख रुपए का फाइन लगेगा। तो लोग क्या करने लगेंगे, अपनी गाड़ियां रखने लगेंगे, लाओ ले जाओ गाड़ी, 1 लाख में तो नई गाड़ी आ जाएगी, फाइन का 1 लाख रुपए भरे, तुम ही रख लो। ये करने लगेंगे तो स्टेट के पास कितनी गाड़ियां हो जाएंगी, फिर लोग क्या करेंगे, गाड़ियां खरीदना बंद कर देंगे। गाड़ियां खरीदना बंद करेंगे तो किसको नुकसान होगा, गवर्नमेंट को ही नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है गाड़ियों के बिकने से। जब लोग क्या बोलेंगे, लोग फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर मारने लगेंगे कि पब्लिक बस हमको हर 2 मिनट में चाहिए, हम गाड़ी चलाएंगे ही नहीं, अब हमको हमारी घर के बाहर की रोड से बस निकलती हुई चाहिए। गवर्नमेंट तो पागल हो जाएगी। तो फाइन का लेवल कितना रखना पड़ेगा, जितना एक इंसान अफोर्ड कर पाए, जितने में इंसान गाड़ी खरीदना ना छोड़े, जितने में इंसान वो फाइन देते टाइम ये ना सोचे कि गाड़ी रखना बेटर है। ये सारी चीजों को देख के फाइन डिसाइड करना पड़ता है। नहीं तो रातों रात रोकना हो तो फिर 1 लाख फाइन रख दो, इंसान लाइन से भी 5 किलोमीटर पीछे खड़ा होगा, गलती से टच ना हो जाए लाइन, 1 लाख का फाइन लग जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, 1 लाख कोई फाइन होता है, सैलरी इतनी नहीं है। हमारी कंट्री में 75% लोग जो हैं वो 25,000 से कम सैलरी कमाते हैं, 25,000 से कम 75% लोग। उनके लिए 1 लाख रुपए का फाइन मतलब 6 महीने की वो जॉब छोड़ के गांव चले जाएंगे। क्या जॉब करेंगे, 6 महीने सैलरी गवर्नमेंट को ही देना है, वो वाली कहानी। तो कानून जो होता है वो लोगों की सहमति से बनता है, इसीलिए तो ये रिप्रेजेंटेटिव का अप्रूवल चाहिए ना, ये हमारे चुने हुए लोग हैं। क्योंकि 140 करोड़ लोग बैठ के तो डिस्कस कर नहीं सकते ना, लेकिन 140 करोड़ लोगों को टुकड़ों-टुकड़ों में बाँट दिया जाए और उनका रिप्रेजेंटेटिव मंगवाया जाए कि आप क्या समझते हो? आपकी बात को सबसे अच्छे से हमारे पास कौन रखेगा? तो वो उस आदमी को चुन के भेज रहे हैं समझ के, तभी तो वो नेता चिल्लाते हैं ना कि मैं आपके लिए ये करवाऊँगा, मैं आपकी ये बात वहाँ तक पहुँचाऊँगा, आप क्या सोचते हो? तो उसके हिसाब से लॉ बनता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ठीक है, हमारी सोसाइटी में होमोसेक्सुअलिटी नहीं माना जाता, पुरुष और प्रकृति हमारे यहाँ बोला गया है कि एक जो मेल और फीमेल है उसका रिलेशन वैदिक काल से प्रिस्टीन रिलेशन माना गया है। ऐसा कोई मैन मैन या फीमेल फीमेल का रिलेशन कभी वैदिक पढ़ने में तो आया ही नहीं। अगर आया होता पढ़ने में तो गवर्नमेंट एक बार की सोचती कि हमारी सोसाइटी में वो चीज़ एक्सेप्टेबल है। तो लॉ सोसाइटी की थिंकिंग से बनता है। इट इज़ नथिंग बट अ कोडिफाइड मॉरल। कोडिफाइड मॉरल मतलब किताब में लिखा हुआ मॉरल, क्या सही है क्या गलत है, उसको कानून बोलते हैं। तो ये कानून बनाने के लिए यहाँ पे ये 7 शेड्यूल है। अब कानून क्या है, टाइम के साथ बदल भी सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, 0.3% कोई बड़ी भारी पॉपुलेशन नहीं है जिसके बेस पे हम 99.7% लोगों के अगेंस्ट में चले जाएं। नहीं तो ये हमारा कोर्ट खत्म कर देंगे, अभी रातों रात खड़े होकर कोर्ट में आग लगा देंगे कि होमोसेक्सुअलिटी अलाउ कर दी, वो हमारे बच्चे बोल रहे हैं हमको स्कूल में ही मैरिज करना है, वो हमारा दोस्त है खास वाला, सबसे अच्छा वाला, हम जिंदगी भर इसके साथ ही काटेंगे। तो बच्चों को सिखाना तो पड़ेगा ना बचपन से कि कानूनन तरीके से भी और नेचुरली भी ये दोनों चीज गलत है। अब अगर वो घर पे ये सिखा रहे हैं कि नेचुरली गलत है और कानून बोलता है कि सही है, तो वो तो अपने माँ बाप के खिलाफ ही जाने लगेंगे ना कि कानून के हिसाब से भी तो आप गलत हो, वो वाली कहानी। तो इसीलिए कुछ सोसाइटी में होमोसेक्सुअलिटी अलाउ कर दी क्योंकि वहां की सोसाइटी में इट इज कंसिडर्ड राइट। जैसे आयरलैंड में अलाउ कर दिया सेम सेक्स मैरिज क्योंकि वहां के लोग एक्सेप्ट करते हैं, भाई हमारे लिए खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
रेदर देन थिंकिंग कि किसके साथ रह रहा है, लड़का या लड़की के साथ। बिकॉज टेक्निकली देखा जाए तो यू डू मैरिज फॉर व्हाट, इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल वेलबींग, आपको एक पार्टनर लाइफ टाइम जो एंड तक आपकी दुख और सुख में साथ रहे। तो मैरिज उस हिसाब से सोचोगे तो जरूरी थोड़ी है मेल या फीमेल ही होना चाहिए बाजू में, सेम या अपोजिट सेक्स वाला, वो तो कोई भी कर सकता है ना। यही पॉइंट तो होमोसेक्सुअल्स बोलते हैं कि मुझे लगता है मेरा एक खास दोस्त मेरे लिए ज्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट है, अच्छा पार्टनर है, देन द अननोन गर्ल जिसको मैं नहीं जानता, या अननोन बॉय जिसको मैं नहीं जानती। इसी चक्कर में तो वो साथ में रहना चाहते हैं ना। उनको तो क्या लगता है, बच्चा है हम अडॉप्ट कर लेंगे, ये वाली कहानी। तो उस हिसाब से सोचोगे तो कानून बनाने के लिए टाइम पे नीड चेंज हो सकती है। आज बोल रहे हैं कि 0.3% है, आज से 10 साल बाद ये भी तो हो सकता है, जैसे हमारी नई जनरेशन आएगी, हमारे बच्चों की जो जनरेशन आएगी, हो सकता है वो इतने ज्यादा लिबरल और इक्वालिटी में बिलीव रखते हो कि वो क्या बोले, हम तो कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करोगे आप तो बूढ़े हो गए ना, आपको साइड में कर देंगे वो। हाँ, और उस टाइम पे सोसाइटी कौन है, उनकी जनरेशन। आप तो मरने की एंड पे आ गए हो, आप सोसाइटी के पार्ट नहीं हो, आप एंड पे पहुंच गए। आप मुश्किल से 5-10% पॉपुलेशन है आपकी, मेजोरिटी तो वो जी रहे हैं ना, वही कानून बनाएंगे। उनके हिसाब से 70% लोग या 50% लोग या 30% लोग अगर एग्री करते हैं तो कानूनन उनको अलाउ कर देना चाहिए। बदल गया कानून। मतलब लॉ इज नॉट समथिंग विच इज फिक्स्ड फॉर लाइफ, इट कैन बी चेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नीड ऑफ द सोसाइटी। लॉज आर मेंट टू रन द सोसाइटी, नॉट जस्ट टू रेगुलेट द सोसाइटी। बात समझे मेरी? तो मतलब लॉ को चेंज करने का कोई तरीका भी होना चाहिए। अगर लॉ को कभी भी रेंडमली चेंज कर सकते हो तो फिर तो जो गवर्नमेंट है वो अपने मन से चेंज करेगी। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पे हमको थोड़े बहुत लोगों का व्यू चलेगा। जैसे मान लो खाली मेरे को ये रूल बनाना हो कि पार्किंग में कौन खड़ी कर सकता है गाड़ी, कौन नहीं कर सकता, तो उसमें अगर पूरे लोग नहीं भी हो या पूरे 140 करोड़ का व्यू नहीं ले तो भी चलेगा। 5-10 करोड़ ने बोल दिया कि ऐसा रूल होना चाहिए, हमको एक जनरल आइडिया मिल गया कि सोसाइटी ये चाहती है। ये इतना कोई सेंसिटिव मैटर नहीं है कि उसमें पार्किंग में वो सामने वाली बिल्डिंग वालों को भी अलाउ कर दिया तो बहुत बड़ी लड़ाई या मारा पीटी हो जाएगी या सोसाइटी खत्म हो जाएगी। लेकिन शादी का सिस्टम चेंज करना हो तो हमको ज्यादा लोगों का कंसेंट चाहिए। हमको ये पता करना है कि 140 करोड़ में से कम 70 करोड़ ये मानते हैं कि नहीं। वो सेंसिटिव मैटर है। 2-4 करोड़ लोगों की हामी से नहीं बनता, क्योंकि 2-4 करोड़ लोगों में तो एक सिंगल कम्युनिटी के लोग भी हो सकते हैं ना, जो सारे सबका व्यू नहीं रखते। लेकिन 70 करोड़ में तो सारी कम्युनिटी आ जाएगी ना। तो मतलब लॉ को चेंज करने के कुछ तरीके होते हैं। कुछ टाइप के लॉ होते हैं जिनमें थोड़े से लोगों की सहमति से लॉ चेंज हो जाता है, कुछ टाइप के लॉ होते हैं जिनमें ज्यादा लोगों की सहमति चाहिए होती है। तो ये कहलाता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अराउंड 115 या 118 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया है। अमेंडमेंट बोलते हैं इसको। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, ये उनके तरीके क्या है या उनको चेंज करने के लिए कितने लोगों का कंसेंट चाहिए। तो इसमें 4 टाइप के कंसेंट होते हैं या तरीके होते हैं। कौन कौन से, ये ध्यान से समझिएगा। पूरी बुक की ये मान के चलिए 92 चैप्टर है ना, 92, तो उसमें से ये मान के चलिए कम से कम 45 चैप्टर में ही आएगा लिखा हुआ, और एक बार समझ लिया तो जिंदगी भर के लिए फ्री। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए 4 लेवल पे सहमति ले सकते हो आप। ये नंबर याद है ना, 543 और 243, ये याद रखिएगा। 233 इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड है। नॉमिनेटेड जो होते हैं ये वो लोग हैं जो किसी अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टाइज रखते हैं और प्रेसिडेंट को लगता है कि इनको भी पार्लियामेंट में होना चाहिए, ताकि उस फील्ड से रिलेटेड कभी कोई मैटर आए तो ये अपना व्यू भी रख पाए। ठीक है, अब ये लोग लॉ बनाएंगे। लॉ चेंज करने के लिए आपको थोड़े लोगों की सहमति चाहिए। 4 टाइप की सहमति होती है, सिंपल, एब्सोल्यूट, सॉरी मुझे पहले एब्सोल्यूट लिखना चाहिए, आपको क्लैरिटी ज्यादा होगी। एक होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, परेशान मत होइए, मैं लिखवाऊंगा आपको, ध्यान दीजिए समझने पे। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब जब आपको जो पूरा हाउस है, पूरा हाउस मतलब यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा, हर हाउस की अपनी वोटिंग होती है। ठीक है, पूरा 100% समझ में नहीं भी आए तो तकलीफ मत लीजिएगा, परेशान मत होइएगा, घबराइएगा मत। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी ना, चीजें कनेक्ट होने लगेंगी, नए नए कंसेप्ट हम पढ़ते जाएंगे। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब जब हाउस के टोटल स्ट्रेंथ जो है, यहाँ टीएस मतलब टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ मतलब 543, तो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ के 50% से ज्यादा लोग जब किसी बात पे सहमति रखते हैं
तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजन है वो हम आगे पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजन है जिनको हम 50% से ज्यादा सहमति हो तो चेंज कर सकते हैं। 50% से ज्यादा मतलब जैसे मान लीजिए, अभी मैं नंबर को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 543 में आप तकलीफ फील करेंगे। जैसे मान लीजिए लोकसभा में 500 सीट है टोटल। अब इससे मुझे मतलब नहीं है कि 500 में से कितनी भरी है कितनी नहीं भरी, हो सकता है 400 लोग ही इलेक्ट होके आए हैं, 100 सीट खाली पड़ी है, 100 सीट में एक साथ एमपीज खत्म हो गए तो अभी इलेक्शन नहीं हुए उनके, तो 400 सीट ही भरी है, उससे कोई मतलब नहीं है। 500 सीट है, 500 सीट का आधा कितना हुआ, 250 प्लस 1, 250 तो बराबर हो गया ना, एक एक्स्ट्रा वोट आएगा तो अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये कहलाती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। दूसरा होता है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में ग्रेटर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये कंसेप्ट आता है जो आपको याद रखना है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे 500 तो सीट है, लेकिन मान लीजिए किसी एक दिन खाली 250 मेंबर ही आए हैं पार्लियामेंट में और कोई मुद्दा निकला है डिस्कशन के लिए कि इस पे क्या करना चाहिए, कानून बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए, ये बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो कुछ टाइप के प्रोविजन है जो बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसे पार्किंग वाला इशू बताया ना मैंने, ये बहुत छोटे टाइप के इशू हैं, उसमें पूरे 500 नहीं भी आते हैं या 400 नहीं भी होते तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम जितने लोग प्रेजेंट हैं उसके आधी अगर एग्री कर जाते हैं उससे ज्यादा तो हम उसको पास मान लेते हैं। तो यहाँ पे 50% मतलब जैसे मान लीजिए 250 अगर प्रेजेंट थे 500 में से, तो 250 का आधा कितना होगा, 125 प्लस 1, मतलब 126 वोट अगर किसी डिसीजन पे आ गए। जैसे क्वेश्चन ये है कि सामने वालों को गाड़ी खड़ी करने देना है कि नहीं, तो हाँ वाले अगर 126 हो गए, बस हो गया कि ठीक है उनको अलाउ कर देते हैं। क्लियर, प्लस 1, कहीं पे भी प्लस 1 करना मत भूलिएगा। तीसरा आता है इफेक्टिव। जैसे ये जो 500 था मैंने बताया था ना, 100 सीट खाली भी हो सकती है जिन पे चुनाव नहीं हुए हैं। तो जैसा मान लीजिए अब यहाँ पे 400 इफेक्टिवली, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये टोटल स्ट्रेंथ थी 500, 500 टोटल सीट है, लेकिन अगर 500 में से 100 सीट भरी ही नहीं है, 400 ही मेंबर है अभी, तो इफेक्टिवली कुछ स्ट्रेंथ कम होगी ना। 400 स्ट्रेंथ है, 400 का आधा ग्रेटर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो होता है वो इफेक्टिव मेजॉरिटी कहलाता है। तो 400 का आधा 200 प्लस 1, मतलब 201 की सहमति मिल जाएगी तो आपको वैकेंसी को हटा दिया अपन ने जो खाली पड़ी है, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। और सबसे टफ मेथड होता है ये बड़े टाइप के, 500 हाँ तो उसमें तो 100 का इलेक्शन नहीं हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, हम जोड़ेंगे तो 500 के हिसाब से उसमें से 250 उसका 250 होना चाहिए। अगर किसी एक दिन में 270 लोग आए हैं ना, तो हम 135 नहीं करेंगे उसका, हमको उस दिन 235 ही चाहिए, 250 ही चाहिए, 251, हाँ 251 वोट ही चाहिए, उस टाइम पे हम effective तब हम इफेक्टिव देखेंगे। बात समझ में आई। 400 लोग अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग है, 400 लोग, 400 सीट मैक्सिमम है, तो 400 का आधा होगा, तो 400 का आधा 201 हुआ। अब मान लीजिए उस दिन 300 लोग ही आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मिनिमम 201 चाहिए ही चाहिए। लेकिन सिंपल में 300 लोग आए हैं तो 300 का आधा होगा। बात समझ में आई, परेशान मत होइए, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। और सबसे टफ होता है, जो सबसे सेंसिटिव मामले होते हैं, वो सेंसिटिव मामले स्पेशल मेजोरिटी से पास होते हैं, उसमें हमको ज्यादा लोगों की सहमति चाहिए। तो उसमें क्या होता है, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। क्या बोल रहा है, ये मैंने बोला ना 500 टोटल स्ट्रेंथ है, 500 का आधा 250, 251 होगा। 251 तो चाहिए, लेकिन 251 तब चाहिए जब कम से कम 2/3 प्रेजेंट भी हो और वोटिंग भी हो। अगर 2/3 से कम लोग प्रेजेंट हैं तो वोटिंग ही नहीं होगी उस मामले पे। पूरे पूरे लोकसभा के या राज्यसभा के मेंबर, अगर लोकसभा है तो 550 का 2/3, राज्यसभा है तो 250 का 2/3 उस पे। तो जैसे मान लीजिए मुझे 250 वोट तो चाहिए 251, तो 500 का 2/3 कितना होगा, 1000 हो गया, 1000 का 3 मतलब 333 करीब करीब हो गया, सही है ना। इतने लोग प्रेजेंट होने चाहिए तभी वोटिंग होगी, मुद्दा डिस्कशन में ही नहीं आएगा अगर 333 से कम लोग वोट नहीं डाल रहे तो। वोट भी डालना, खाली प्रेजेंट नहीं रहता। जैसे कुछ इन मामलों में ऐसे भी पॉसिबिलिटी होती है कि वोट नहीं डाल रहे, जैसे सिंपल में प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए ना, मतलब आप बैठे तो, जैसे आप यहाँ 10 लोग बैठे हो तो 10 में से 2 लोग बोल सकते हैं हमारी इस पे कोई राय नहीं है, हम इस पर वोट नहीं डाल रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा हाँ बोलना है कि ना बोलना है, आप लोग डिसाइड कर लो। तो ये 2 लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया,
एब्सोल्यूट में वो वोट कर रहा हूँ चाहे नहीं कर रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता, सिंपल में फर्क पड़ता है। आपका प्रेजेंट और वोटिंग दोनों होना जरूरी है, उसका 50% से ज्यादा चाहिए। तो अगर यहाँ 10 लोग बैठे हैं और 10 के 10 वोट दे रहे हैं तो सिंपल मेजोरिटी कितनी होगी? 6। अगर 10 में से 8 ही वोट डाल रहे हैं, 2 फालतू बैठे हैं, तो सिंपल मेजोरिटी कितनी होगी? 5। बात समझ में आई? एब्सोल्यूट कितनी होगी? चाहे 5 वोट दे रहा हूं, 10 दे रहा हूं, चाहे नहीं दे रहा हूं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितनी होगी? 6। क्लियर? अगर इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए हो, जैसे इस क्लास में 12 सीट हैं और 12 में से 2 खाली हैं, एक बेंच खाली पड़ी है जिसपे 2 बच्चे और बैठ सकते हैं, तो 2 वैकेंसी हो गई। तो इफेक्टिव मेजोरिटी, सॉरी 10 लोग हैं, 10 में से 2 गायब हैं, एब्सेंट है, तो अभी 2 की वैकेंसी है, तो 2 की वैकेंसी मतलब 8 को ही मैं लेके चल रहा हूं। 8 में से भी हो सकता है 6 ही लोग वोट डाले, 8 में से 6 ही वोट डाले, लेकिन 8 का 4 लूंगा या 5 करूंगा, तो इफेक्टिव मेजोरिटी 5। 2 सीट खाली है, उसको अकाउंट में लूंगा ही नहीं मैं। अब मेरे लिए टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 8 इफेक्टिव के केस में। आई बात समझ में? और स्पेशल मेजोरिटी जहां पे सबसे ज्यादा लोगों की सहमति चाहिए, तो उस केस में पहले तो आप ये देखोगे कि 2/3 प्रेजेंट और वोटिंग है कि नहीं। आप यही पूछते हो पहले कि भाई 2/3 वो जो सेक्रेटरी है, जो भी ऑफिसर है, जो भी वो लगा है इंसान नौकरी पे वहां पार्लियामेंट में, वो गिनेगा कितने लोग प्रेजेंट हैं। आज अटेंडेंस बायोमेट्रिक्स हो ही जाती है, तो उनको पता है 350 लोग आए हैं, तो मतलब ये 2/3 का क्राइटेरिया प्रेजेंट का तो फिलफिल कर रहा है। उनसे पूछेंगे कितने लोग वोट डाल रहे हैं, तो हाँ तो डालेंगे, पता चला 300 लोग ही वोट डाल रहे हैं। तो लोकसभा का तो 300 2/3 कितना हुआ? 333। इतने लोग वोट नहीं डाल रहे तो मुद्दा ही नहीं चलेगा। 350 लोग बोलते हैं हाँ हम वोट डाल रहे हैं, अब देखा जाएगा। तो आप कितना चाहिए? 350 में से 250 चाहिए, 251, टोटल स्ट्रेंथ का आधा। लेकिन तब जब पूरे 350 वोट कर रहे हो। क्लियर? तो ये सबसे मुश्किल हो गया ना। एक तो सबको पहले रखना ही है, वहां पे बैठाना ही है कि 333 लोग तो आज प्रेजेंट होना ही चाहिए। तुम्हारी छुट्टी कैंसिल करो, तुम्हारा जो करना है लीव कैंसिल करो, जो करना है करो, लेकिन आज तुम चाहिए हमको, और वोट भी डालोगे। इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मैटर है, ये अभी आपको बस खाली मीनिंग समझा रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कुछ प्रोविजन है जो इससे क्लियर होते हैं या चेंज होते हैं, इतनी मेजोरिटी से काम चल जाता है। कुछ में इतनी मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, कुछ में इतनी, जैसे लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर होते हैं ना, उनको हटाने के लिए ये वाली मेजोरिटी लगती है इफेक्टिव। ठीक है, फिर कुछ होते हैं स्पेशल, और कुछ होते हैं स्पेशल में भी स्पेशल। जैसे मान लीजिए इलेक्शन का सिस्टम पूरा चेंज करना हो, तो उसके लिए कोई एक नया लॉ निकालना हो। अभी इलेक्शन का सिस्टम तो जो है स्टेट्स को भी इफेक्ट करेगा, अब यहाँ पे स्टेट्स की भी मंजूरी चाहिए, तो यहाँ पे ये लोकसभा में 50% स्पेशल मेजोरिटी से तो पास होगा, साथ साथ में हमको 50% से ज्यादा स्टेट्स का अप्रूवल भी चाहिए। ये स्पेशल में स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ 50% ऑफ द स्टेट्स। Classify क्लासिफाई कि कौन एब्सोल्यूट होगा एंड व्हिच नहीं, हमको क्लासिफाई नहीं करना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि कौन से प्रोविजन किससे होंगे किससे नहीं होंगे। हम वो चैप्टर पढ़ेंगे अलग से, वो अमेंडमेंट वाले चैप्टर में दिया हुआ है कि कौन कौन से प्रोविजन है जो एब्सोल्यूट से चेंज हो सकते हैं। प्रिंसिपल ये बोलता है कि छोटे मोटे मैटर इनसे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी मैटर जो कंट्री में बहुत सेंसिटिव है, या ऐसा कोई भी मैटर जो स्टेट्स को अफेक्ट करेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी है वो चाहती है कि स्टेट्स के साथ कुछ अलग कर दिया जाए। जैसे मान लो अभी कैसा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट 100 रुपए कमाती तो 40 रुपए स्टेट्स को देती है कि आप अपना खर्चा कर लो टैक्स वगैरह में कलेक्ट करके। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा चाहती पूरा पैसा हमारे ही पास रह जाए, और अगर वो, अब इनकी मेजोरिटी है लोकसभा में, तो ये तो कानून निकाल लेंगे कि अब 90% पैसा हमारे पास रहेगा, खाली 10% स्टेट्स को जाएगा। इससे स्टेट्स की तो फंक्शनिंग बिगड़ जाएगी ना। तो यहाँ पे हमको कम से कम स्टेट्स का भी व्यू चाहिए ना। तो ऐसी चीजें जो स्टेट और सेंटर दोनों को इफेक्ट करती है, वहां पे हम 50% स्टेट्स का भी अप्रूवल लेते हैं। बड़े मुद्दे जो होते हैं वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होते हैं। ये जो 50% स्टेट के लोग देंगे यहाँ पे वोट, हाँ, स्टेट के लोग, ये विधानसभा में वोटिंग होती है। स्टेट मतलब विधानसभा, तो विधानसभा में उस पर वोटिंग होगी। अगर वो सिंपल मेजोरिटी से पास कर देते हैं तो उस केस में वो स्टेट का अप्रूवल मिल गया। ऐसे 15%, जैसे आज की डेट में हमारे 29 स्टेट्स हैं, तो 15 स्टेट जब हामी भरते हैं तभी वो लॉ में आ सकता है। जैसे जीएसटी का एक्ट पास हुआ था 2017 में, तो वो खाली पार्लियामेंट, जीएसटी बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन उससे तो पूरे स्टेट्स का काम बिगड़ जाएगा ना, टैक्सेशन सिस्टम ही बदल दिया आपने।
तो स्टेट्स उस पे हामी भरते हैं कि नहीं वो भी आपको लेना पड़ेगा। तो वहां पे हमने 50% स्टेट से वो अप्रूव कराया था। जब वो अप्रूव हो गया तभी जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में आया। सॉर्टेड, ठीक है। चल, ये कंसेप्ट हो गया। तो अब मैं आपको खाली बताऊंगा ना वहां पे कि ये वाला जो बिल है ये इस मेजोरिटी से पास होता है, क्लिक हो जाएगा, याद हो जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। आपको अभी रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो जब भी मैं आपको बताऊंगा नहीं सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, मैं आपको वहां पे रिवाइज करा दूंगा कि यहाँ पे इतने जितने प्रेजेंट है उसका इतने % वोटिंग है, उतने लोग वोट करेंगे तभी ये अप्रूव माना जाएगा। मैं आपको रिवीजन कराता रहूंगा और आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। सॉर्टेड। चल, प्लीज कोशिश करिएगा कल तक आप बुक ले लें और बुक लेके आए। अपने लिए पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता पाऊंगा कि बोर्ड जाके बुक में क्या क्या पढ़ना है। 5th एडिशन 6th एडिशन भी चलेगी। 5th ज्यादा पुराना हो जाएगा, उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है। कोशिश करिएगा 200-250 का ही फर्क आता है। कोशिश करिएगा लेटेस्ट ले लीजिएगा, या 6th है तो भी चलेगा। तो 6th अगर आपके पास होगा तो 7th में जो 3-4 चैप्टर एक्स्ट्रा है ना वो आप पीडीएफ से प्रिंट आउट निकाल के उसमें ऐड कर लीजिएगा, चलेगा वो भी, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली 3 चीजें होती हैं। एक होते हैं पार्ट्स, एक होते हैं शेड्यूल्स और एक होते हैं आर्टिकल्स। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन, आप क्या प्रेफर करेंगे कि मैं आपको क्लास में नोट्स लिखवाऊं? जैसे एक टेक्निक मैंने ये भी यूज करी है पास में कि मैं आपको लिखवाता जाता हूं और समझाता भी जाता हूं, तो आपको लिखते लिखते ही क्लियर होता जाता है कि मैंने क्या पढ़ा था। और दूसरा मेरे पास ये भी तरीका है कि मैं आपको पूरे पॉलिटी के नोट्स बने हुए हैं, वो मैं आपको पीडीएफ भेज दूं और आप यहाँ पढ़ो और घर जाके लिखो। आप क्या चाहते हो मैं वो कर दूंगा, मेरे से इनसे कोई इशू नहीं है दोनों में। instead of PDF. फिजिकल कॉपी तो मुश्किल हो जाएगा, वो इंस्टीट्यूट के साइड से थोड़ा इशू आ जाता है वहाँ पे। सारे पीडीएफ दिए गए थे, ये प्रिंट आउट दिए थे गए। वहां पे क्या होता है ना 10-12 ही पेज रहते हैं, 50-60 पेज हैं। That's what I'm preferring. अच्छा, एक काम करते हैं ना, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो डेमोक्रेसी यूज कर लेते हैं। कितने लोग बोल रहे हैं हैंड आउट, मतलब मैं आपको पूरी पीडीएफ दे दूं? सॉफ्ट हार्ड पे भी आ जाऊंगा। अभी तो मैं खाली पूछ रहा हूँ कि आप क्लास में लिखना चाहते हैं कि हैंड आउट चाहते हैं घर पे जाके लिखने के लिए। मेरे लिए दोनों कंफर्टेबल है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिएगा। लिखते टाइम मैंने ये देखा है, आप लिखते हैं तो समझ में ज्यादा आता है, उसी टाइम समझाता भी हो तो वो थोड़ा आधा तो वहीं प्रिपेयर हो जाता है। तो आप ये वाली मेथड यूज करना चाहते हैं या मैं आपको हैंड आउट दे दूं और आप पढ़ेंगे उसको, मतलब मैं पढ़ा दूं और आप घर पे जाके लिखेंगे? दूसरी मेथड में करीब 5 से 10 दिन का टाइम बढ़ जाएगा, पहली मेथड में टाइम थोड़ा कम लगेगा। और यहाँ पे टाइम भी कंस्ट्रेन है। जैसे टाइम इसलिए कंस्ट्रेन है क्योंकि मुझे बोल के भेजा गया है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स आ रहा है तो आपकी तैयारी हो जानी चाहिए टाइम पे, नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ। अदरवाइज मैं नॉर्मली 40-45 दिन आराम से पढ़ाता हूँ एक एक लाइन वेरीफाई करके बुक से। बट अभी वो चीज थोड़ा मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया है कि थोड़ा जल्दी कवरेज के हिसाब से भी सोचेगा कि आपकी एग्जाम आ रही है उस हिसाब से। तो हम थोड़ा सा, मैं आप थोड़ा सा वहाँ पे आपसे कोऑपरेशन मांगूंगा कि मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ। आप कोशिश करिए कि उसी दिन या 3 दिन के अंदर मैंने जो चैप्टर पढ़ाया आप पढ़ के खत्म कर लें। कभी कुछ पेंडिंग रह जाता है, संडेज को आप पेंडिंग को, बैकलॉग को कवर कर लीजिए रीड करके। मेरे साथ पढ़ते जाएंगे तो क्लियर भी होता जाएगा और शाम को मुझसे डाउट भी पूछ लेंगे। जो भी चीज कहीं भी फंसती है आप मार्क कर लीजिए, अगले दिन क्लास खत्म होती है 7 बजे, आप मुझसे पूछ लीजिए। क्लियर? हाँ, तो अभी क्या करना है, लिखना है कि पढ़ना है? हाथ ऊपर लिखने वाले, नोट्स लिखने वाले, 1 2 3। मैडम डाउट में हो आप, क्या बात है? लिखना है। आप हिंदी में लिखोगे गुजराती में कि फिर आपको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? फिर मैं इंग्लिश में लिखवाऊंगा तो। पीडीएफ में से लिखने के लिए पीडीएफ, पीडीएफ वाले हाथ ऊपर करिए। नहीं, ईमानदारी से करिए, आप जो भी सोचते हैं। पीडीएफ वाले यार, बराबरी आपने तो टाई कर दिया। आधे बोल रहे हैं लिखवा दीजिए। अब तो मैं डेमोक्रेसी भी यूज नहीं कर सकता, लिखवा दे। मुझे ही डिक्टेटर बनना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म तक याद रहे। ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं। पहले मैं समझा देता हूँ एक चीज। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट होते हैं, 3 हिस्से होते हैं।
एक होता है पार्ट, एक होता है शेड्यूल और एक होता है आर्टिकल। पार्ट का मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को 25 पार्ट्स में तोड़ा गया है। सेम टाइप के जो आर्टिकल, आर्टिकल सबसे बेस है। आर्टिकल एक एक चीज डिटेल में बताता है। जैसे मान लीजिए कि टीचर स्टूडेंट की बात करें तो पूरा एक चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। तो उस चैप्टर में एक आर्टिकल रहेगा जो ये बोलेगा कि टीचर का टाइम ये रहेगा, इससे ज्यादा डिले नहीं हो सकता। दूसरा आर्टिकल रहेगा वो ये बोलेगा टीचर को इतने टाइम में सिलेबस खत्म करना चाहिए। दिस इज आई एम ओनली टेलिंग तो कि अपनी सिंप्लीफाई हो जाए। तीसरा आर्टिकल ये रहेगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके साइड से क्या क्या चीज ध्यान रखेंगे। और ये ब्रॉडली टीचर स्टूडेंट रिलेशन की बात कर रहा है ना, तो वो चैप्टर का नाम टीचर स्टूडेंट, तो ये पार्ट हो जाएगा एक। फिर एक दूसरा पार्ट आएगा जो इंस्टीट्यूशन की बात करेगा कि इंस्टीट्यूशन क्या क्या चीजों का ख्याल रखेगा। वो सारी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड एक एक आर्टिकल बताएगा कि इंस्टीट्यूशन सुबह इतने बजे खुलेगा, इतने बजे बंद होगा, इंस्टीट्यूशन इतनी ड्यूरेशन में टेस्ट लेगा, इंस्टीट्यूशन इतने मटेरियल प्रोवाइड करेगा। वो सारे इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है ना, तो उसको एक चैप्टर में पूरा क्लब कर दिया, वो एक और पार्ट हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज के लिए एक चैप्टर बना हुआ है। जैसे प्रेसिडेंट के लिए अलग एक चैप्टर बना हुआ है जिसमें 8-10 आर्टिकल खाली प्रेसिडेंट के लिए है कि प्रेसिडेंट कब अपॉइंट होगा, कितनी ड्यूरेशन के लिए होगा, ये सब। फिर वाइस प्रेसिडेंट का लिखा होगा, वाइस प्रेसिडेंट कब कितना। पंचायत के लिए अलग दिया है, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए अलग दिया है, लोकसभा के लिए अलग दिया है, राज्यसभा के लिए अलग दिया है। ये सारे पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट के अंदर उससे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं वो दिए गए हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अराउंड 25 पार्ट्स हैं और प्रेजेंटली 444 आर्टिकल 448 आर्टिकल्स हैं। ये बदलते रहते हैं। कभी कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया तो एक नया आर्टिकल भी डाल सकते हैं ना, तो वो एडिशन हो जाएगा, 449 हो गए। कभी कोई आर्टिकल डिलीट कर दिया कि अभी आउटडेट हो गया, इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। जैसे एंग्लो इंडियन वाला नॉमिनेशन का मैंने आपको बताया था, वो आर्टिकल के फॉर्म में था। अब एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन खत्म कर दिया तो अब उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरत नहीं, तो वो एक आर्टिकल कम हो गया। क्लियर। और एक होता है शेड्यूल। देयर आर 12 शेड्यूल्स। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये जनरली लिस्ट होती है, जैसे अपेंडिक्स होता है ना पीछे, वैसी। तो उसमें क्या होता है, कुछ चीजें हैं जो अगर हर बार मुझे पूरी पूरी लिखनी पड़ी ना तो बड़ी हेडेक हो जाएगी मेरे लिए। कॉन्स्टिट्यूशन इतनी से इतना हो जाएगा। जैसे मान लो मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे मान लो देर इज अ शेड्यूल, 5th शेड्यूल, जो ट्राइबल स्टेट्स की बात करता है। इंडिया में 10 स्टेट्स हैं जहाँ पे ट्राइबल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट को हटा के बोल रहा हूँ। तो वो जो स्टेट्स है ना उनके लिए कुछ कुछ प्रोविजन डाले गए हैं कि यहाँ पे ट्राइब्स के ख्याल रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अब लेकिन वो जैसे मान लो उससे रिलेटेड 10 आर्टिकल हैं कि ट्राइब्स के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो हर बार बताना पड़ेगा ना कौन कौन से स्टेट हैं। वो हर बार मेरे को हर आर्टिकल में 10 स्टेट के नाम लिखने पड़े तो आप तो पागल हो जाओगे। वो आर्टिकल कम पढ़ोगे, स्टेट्स के नाम ज्यादा पढ़ोगे आप हर लाइन में। और वो चीज जो एक पेज में खत्म हो सकती है वो 5 पेज में खत्म होगी, क्योंकि हर बार यू हैव टू रिपीट द 10 आर्टिकल्स। तो वहां पे क्या कर जाता है, उनको क्लब कर दिया जाता है कि एक शेड्यूल में। तो उसमें 5th शेड्यूल स्टेट मतलब वो 10 स्टेट जहाँ पे ट्राइब्स की पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली हाई है, ये 5th वाले शेड्यूल में लिखा हुआ है। एक चैप्टर अलग से बुक के, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लास्ट में अटैच किया है। इसमें ये लिखा है कि 5th शेड्यूल स्टेट्स कौन से हैं और 5th शेड्यूल स्टेट्स किनको बोलते हैं जहाँ पे ट्राइबल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो अब क्या करेंगे, अब ये शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड वो जो आर्टिकल्स हैं उन सब में हम सीधे लिखेंगे 5th शेड्यूल एरिया में ये प्रेसिडेंट ये करेगा, 5th शेड्यूल एरिया में प्राइम मिनिस्टर ये करेगा, 5th शेड्यूल एरिया में स्टेट गवर्नमेंट ये करेगी। सिंपल हो गया, ठीक है। तो ऐसे 12 शेड्यूल है। आपको क्या याद रखना है, पूरे 25 पार्ट्स में क्या किस में आता है, कौन सा चैप्टर किसके लिए है, और 12 शेड्यूल के नाम पूरे। आर्टिकल्स 448 आपको याद नहीं रखने। इन आर्टिकल्स में से गिनती के कुछ 60 to 70 आर्टिकल्स हैं, बस आपको वही याद रखना है। जिसमें कोर तो फंडामेंटल राइट्स ही हो जाते हैं, करीब 14 से लेके 32 तक, ठीक है। तो ये करीब करीब 16 आर्टिकल हो गए, 18 आर्टिकल। ये 18 आर्टिकल हो गए। डीपीएसपी के 6, 7, 8, 10, 12, 13 आर्टिकल हैं। ऐसे कर करके आप गिनोगे तो गिनती की कुछ 70 to 80 आर्टिकल हैं, आपको वही बस याद रखना है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी। डन। क्लियर, ये तीनों क्लियर। चलिए, तो अब इसमें लिख लीजिए। अब हम कुछ लिख रहे हैं, लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कोर कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए। ये सारे चैप्टर लास्ट चैप्टर तक आपको आएंगे।
तो अब मैं कभी भी फ्यूचर में पढ़ाते टाइम बोलूं लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा का दूसरा नाम है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा का दूसरा नाम है अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। फिर उसके बाद विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो मैं कोई भी वर्ड बोलूं परेशान मत होएगा, ठीक है। चलो लिखिएगा, हेडिंग डालिए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मेरे साइड से रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूं, मैं आपको जो लिखाऊंगा दिस इज जस्ट नोट्स। नोट्स का पर्पस समझ लीजिए, नोट्स का पर्पस खाली इतना होता है कि जब लास्ट का वीक आता है ना एग्जाम का, ये यूपीएससी पे भी अप्लाई होता है, जीपीएससी पे भी, बच्चे नोट्स में सब रिलाई करना चाहते हैं 100%, वो नहीं होता। ये किताब ही ऐसी है, सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो आपको एग्जाम के एक हफ्ते पहले तक किताब ही पढ़ना है। मैं हर स्टूडेंट को यही बोलता हूँ, लास्ट के एक हफ्ते में तो आप किताब नहीं पढ़ सकते, तो लास्ट के एक हफ्ते में ये नोट्स रिवीजन के लिए काम आते हैं। ये खाली लास्ट वीक में रिवीजन के लिए है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है। चलो लिखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हेडिंग डालिए, इसमें लिखिएगा इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड, ओके। लिखवाते टाइम लैंड LAND, कहीं पे भी लिखवाते टाइम कोई भी लाइन क्लियर नहीं हो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब्स फिलोसफी ऑफ, इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड and also describes philosophy of constitution makers, constitution makers, and also describes philosophy of constitution makers through various ideals, through various ideals. Next one, its objective is to provide, its objective is to provide the fundamental governance, its objective is to provide the fundamental governance फॉर अ कंट्री। आप लोगों के लिए एक अच्छी एडवाइस है, जैसे अगर आप लोगों ने मेजोरिटी ने बुक नहीं ली हो तो ऐसा करिएगा, एक इंसान जाइएगा दुकान पे या 2 इंसान, और वो बोलिएगा कि हमको इतनी बुक खरीदनी है, ठीक है। तो वो बल्क डिस्काउंट कुछ देते हैं ना, उससे पहले प्राइस पूछना, वो बताएगा इतनी प्राइस है, पूछना डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कुछ बताएगा 10-15%, फिर बोलिएगा इतनी कॉपी लेंगे तो कितना दोगे, तब वो असली मुंह खोलेगा, तो वो 20-25% तक भी दे सकता है, तो आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। ले लीजिएगा आज ही क्योंकि लगेगा आपको। हाँ लिखिएगा, क्या लिखा, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द फंडामेंटल गवर्नेंस, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द फंडामेंटल गवर्नेंस फॉर अ कंट्री, its objective is to provide the fundamental governance for a country through various laws, through various laws, regulations, through various laws, regulations and procedures. Next one, constitution also helps to achieve, constitution also helps to achieve provisions of welfare state. Constitution also helps to achieve provisions of welfare state through DPSP. Constitution also helps to achieve provisions of welfare state through DPSP. DPSP का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लिखने की जरूरत नहीं है, आप आगे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा खुद ही आपको। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू कौटिल्यास अर्थशास्त्र, अकॉर्डिंग टू कौटिल्यास अर्थशास्त्र, एपोस्ट्रोफी में लिखिएगा, हैप्पीनेस ऑफ द किंग,
According to Kautilya's Arthashastra, happiness of the king lies in the welfare of his subjects. Happiness of the king lies in the welfare of its subjects. Thus, फुल स्टॉप करके आगे लिखेगा, thus constitution is a living and dynamic document. Constitution is a living and dynamic document which reflects the will of its people. Which reflects the will of its people. सबहेडिंग डालिएगा एक, salient features of the constitution. Salient features of the constitution. आप लोगों के पास सिलेबस की कॉपी है? कॉपी निकालिएगा. मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाता जा रहा हूं एक बार उसमें बताता भी जाऊंगा. ये इसमें मेंस का पेपर का सिलेबस खोलेगा, पेज 45, पेपर 5 GS2. हमारा जो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 जगह से आया है, ये भी हम पढ़ लेते हैं. एक तो आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रूल करती थी तो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन पे उन्होंने ये एक्ट बनाया था. पहला ये एक्ट है. दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब जा रही थी, ब्रिटिशर्स जब जा रहे थे, उसके जाने के जस्ट पहले उन्होंने एक एक्ट एनेक्ट करा था जिसमें थोड़ा बहुत कुछ चीजें चेंज करी थी. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 है. और इन दोनों के अलावा हमको दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से जो जो चीजें अच्छी लगी हमने उठा के उसको यहाँ पे डाल दी. फॉर दैट रीजन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमने इतनी सारी सोर्सेज से रेफर कर करके चीजें उसमें डाली हैं. तो ये बुक में लिखा भी हुआ है, ये डिस्कस भी करा है कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. कुछ लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, जैसे जब हम पढ़ेंगे तो आगे आएगा कि कुछ स्कॉलर्स इसको क्रिटिसाइज करते हैं. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाता, इट इज कंसिडर्ड अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने बहुत सारी जगह से बहुत सारी चीजें ली हैं. अगर अभी आपके पास बुक नहीं है, अदरवाइज मैं आपको एक चार्ट खुलवा के दिखाता जिसमें किस कंट्री से हमने क्या लिखा है वो आपको रटना है, क्योंकि प्रीलिम्स में 2 से 3 साल में उसमें क्वेश्चन आता ही है कि ये वाला फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. तो वो कल आप बुक ले आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा. ये 3 जगह से लिया है. फॉर दैट रीजन इट इज द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज क्रिटिसाइज्ड. इसके 2-3 क्रिटिसिज्म है, ये भी समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के. पहला क्रिटिसिज्म, ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है कि हमारी खुद की ओरिजिनलिटी है ही नहीं. ठीक है. दूसरी चीज या दूसरा क्रिटिसिज्म, ये लॉयर्स पैराडाइज माना जाता है. लॉयर्स पैराडाइज, जैसे एक आम इंसान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के समझना बड़ा मुश्किल काम है. अगर इतना इजी होता तो ये 30 क्लासेस हमको यहाँ पे लेनी ही नहीं पड़ती, बचपन से आप खुद ही पढ़ के सीख के बड़े हो जाते. और बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिटन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ताकि एक जनरल पर्सन को पता तो हो कि हमारे संविधान में क्या चीज सही मानी जाती है, क्या नहीं मानी जाती. ये दूसरा क्रिटिसिज्म है. और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर लॉयर्स इटसेल्फ. बी.आर. अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड थे वो खुद लॉयर थे. जवाहरलाल नेहरू लॉयर थे. मोतीलाल नेहरू लॉयर थे. मोस्ट ऑफ द पीपल हु कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर लॉयर देमसेल्फ. राजेंद्र प्रसाद जी भी लॉयर थे. मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर लॉयर इटसेल्फ. तो उनको वो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती थी, तो उस कारण से उन्होंने ये लॉयर के हिसाब से बनाया है. पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव आप बताइए, पॉजिटिव क्या होगा इसमें? इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पॉजिटिव लगता है आपको? इतनी सारी जगह से लिया है, उसका कुछ पॉजिटिव है? लिबरल है, ठीक है. और हाँ गुंजन, हर जगह से लिया है तो सारे एक्सपेक्ट. सबसे अच्छी बात कि हमको जहाँ पे जो अच्छी चीज पॉजिटिव लगी हमने वो उठा के रखी है. तो जब हर किसी ने अपने हिसाब से सोच के कुछ कुछ अच्छी चीज ढूंढी ली है, तो फिर उस चीज को इंडियन कंडीशन में कैसे लगाया जा सकता है? ये मॉडिफिकेशन करके डालना अच्छी बात है ना. बी.आर. अम्बेडकर ने खुद बोला है ये कि वो बात सही है कि हमने 10 जगह से कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है, लेकिन दैट डजंट मीन कि हमने उसको कॉपी पेस्ट किया है.
हमने उसको इंडियन कंडीशन के हिसाब से जो भी चीज़ चेंज लगती है, मॉडिफिकेशन लगता है, वो करके डाला है जो इंडियन लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है, अडॉप्टेबल हो। ठीक है, तो लिखिए तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक और पॉजिटिव, ये मैं बताता हूँ, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको। तीसरा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के हमने 4 तरीके पढ़े थे ना, एक हमने सिंपल तरीका पढ़ा था और एक सबसे कॉम्प्लेक्स वाला भी पढ़ा था। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजी टू चेंज है या डिफिकल्ट टू चेंज है? ना तो इजी है ना तो डिफिकल्ट है, वो बीच में आता है। जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? अमेरिकन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1790 में। 1790 से लेके अभी तक करीब उसके कॉन्स्टिट्यूशन को 200 साल से ऊपर हो गए, 200 सवा 200 साल। लेकिन आपको पता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी मैंने क्या बताया था, 115 से 118 बार चेंज हुए ना, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में 20 से 30 बार ही चेंज हुआ है। मतलब बहुत हार्ड होगा ना चेंज करना, तभी तो 70 साल वाली कंट्री उसमें 100 से ऊपर बार हो गया, लेकिन जो कंट्री 200 साल पहले बनी है उसमें 25 से 30 बार ही हुआ है। मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी टू बी पास्ड, तभी वो चेंज हो पाता है। लेकिन बहुत इजी भी नहीं है, अगर बहुत इजी होता तो 500,000 अमेंडमेंट हो गए होते अभी तक, हर प्रोविजन सिंपल तरीके से हो सकता होता। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन है जो सिंपल मेजॉरिटी से चेंज हो सकते हैं और कुछ प्रोविजन है जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। तो नाइदर इट इज वेरी हार्ड और रिजिड, नाइदर इट इज टू फ्लेक्सिबल। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, पार्लियामेंटेरियंस का मूड आ जाता है ना, आज ये कर देते हैं, वो ऐसे ही बदल देते हैं। वहां पे ऐसा कोई कोर्ट की अथॉरिटी भी नहीं है कि ये लॉ थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो हम इसको लॉ को कैंसिल कर देते हैं। अगर लॉ कैंसिल कर देते हैं ना वो, तो कोर्ट के लॉ को पलट के वो बदल देते हैं। इतनी पावर है ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। इंडिया के केस में वो ऐसा है नहीं। इंडिया में अगर लॉ थोड़ा भी बिगड़ा हुआ है तो कोर्ट उसको कैंसिल कर देता है, और अगर थोड़ा भी ज्यादा सेंसिटिव मैटर है तो इसमें स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। तो ब्रिटिश में तो नंबर ही काउंट ही नहीं है कि कितने बार अमेंडमेंट हो चुका, समझो, वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पार्शियली रिजिड है, पार्शियली फ्लेक्सिबल है। इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ ऑफ देम। क्लियर? देखिए क्या लिखा अभी लास्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, एंड इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, and inspired by Constitution of USA. Now, what do you mean by federal? दो टाइप के गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं किसी कंट्री में, एक होता है यूनिटरी और एक होता है फेडरल। यूनिटरी सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें एक ही अथॉरिटी का पूरा रूल होता है, हर मैटर पे A to Z एक गवर्नमेंट है, वही सब डिसाइड करती है, ये यूनिटरी मॉडल कहलाता है। ठीक है, एज अपोज टू दैट देयर इज फेडरल मॉडल। फेडरल मॉडल में सब्जेक्ट्स का डिवीजन होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, कुछ चीजों पे खाली सेंटर की अथॉरिटी होती है, कुछ चीजों पे खाली स्टेट्स की अथॉरिटी होती है, दोनों मिक्स नहीं हो सकते। अगर स्टेट की लिस्ट पे कोई चीज है जिसपे सेंटर ने लॉ बना दिया गलती से, तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर देगा। बुक आप खरीदोगे ना, कल उसमें एक चैप्टर है एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन्स का, या सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स का एक चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, जब आप बुक लोगे कल मिलेगा। उसमें कुछ जुडिशियरी डॉक्ट्रिन्स बनाई गई है। जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स मतलब कि कोर्ट ने टाइम पे कुछ एक प्रिंसिपल दिए हैं कि ये चीज ऐसे ये नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है, अगर आप ऐसा करने की भी कोशिश करोगे तो हम कैंसिल कर देंगे। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में किसी सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की कोशिश करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जानबूझ के ऐसा रूट पकड़ दे इनडायरेक्ट ताकि ये स्टेट के सब्जेक्ट पे लॉ बना दे, सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर देगी। क्लियर कट रिमार्केशन है। लेकिन यूएस में इससे भी ज्यादा टफनेस है। जैसे इंडिया के केस में मैंने आपको एक तीसरी लिस्ट बनाई थी ना, कि कुछ चीजें हैं जिसपे पार्लियामेंट और स्टेट दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने बनाया है तो स्टेट का नहीं चलेगा। यूएस में ऐसा सिस्टम ही नहीं है। यूएस में या तो वो सेंटर में आते हैं या तो स्टेट में आते हैं, बीच वाला कोई रास्ता नहीं होता कॉन्करेंट वाला कि कुछ भी यूनियन बना देगी तो वो चल जाएगा। मतलब वहां पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, तो इट इज अ स्ट्रिक्टली फेडरल कंट्री। इंडिया को क्वासी फेडरल बोला जाता है। क्वासी फेडरल का मतलब ना तो प्योर यूनिटरी है ना तो प्योर फेडरल है। हमारे यहाँ स्टेट और सेंटर के बीच में डिवीजन तो है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल ज्यादा है, तो इसलिए ना तो कंप्लीटली यूनिटरी है क्योंकि हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी है, ना तो कंप्लीटली फेडरल है।
बात समझ में आई? तो लिखिए, and inspired by the Constitution of USA, and inspired by the Constitution of USA. Example, example, independence of judiciary, independence of judiciary. इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की एक और खास बात है कि ये रिटन है. देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिनका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है. यूके का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्मेट में है ही नहीं. तो वो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए क्या है, पार्लियामेंट ने जो लॉ पास कर दिया वही कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया जाता है. तो वो जितने लॉ बनाते जाते हैं उसको एक पेटी में रखते जाते हैं, बोल देते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया. बट सिस्टमेटिकली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उनका है ही नहीं. ठीक, देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉमा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कॉमा डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, and rigidity of the constitution, and rigidity of constitution. ब्रैकेट में लिखेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ rigid plus flexible. Indian constitution is a mixture of rigid plus flexible. सेकेंड लिखिएगा यूनिटरी फीचर्स, यूनिटरी फीचर्स. इसमें लिखिएगा इट सिंबलाइज, इट सिंबलाइज centralizing tendencies, it symbolize centralizing tendencies of various features, centralizing, centralizing स्पेलिंग लिखो. कभी भी आपको लगता है कि स्पेलिंग लिखने की जरूरत है बता दीजिएगा प्लीज. centralizing, it symbolize centralizing tendencies of various features, of various features of our constitution. It symbolizes centralizing tendencies of various features of our constitution, which helps to make, which helps to make a strong citizen, strong center, which helps to make a strong center. Example, single citizenship, single citizenship, all India services, single citizenship, all India services, integrated judiciary, कॉमा करके लिखेगा, integrated judiciary, etc. थर्ड लिखेगा lengthiest written constitution, lengthiest, lengthiest written constitution इसमें लिखेगा डैश करके it originally contained, it originally contained 395 articles, it originally contained 395 articles. इसको मार्क कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन में आ सकता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने आर्टिकल थे. It originally contained 395 articles divided into 22 parts, divided into 22 parts and 8 schedules, divided into 22 parts and 8 schedules. Full stop. At present, at present, it has around 448 articles. At present, it has around 448 articles
divided into 25 parts, divided into 25 parts and 12 schedules, and 12 schedules. Full stop. Reasons for, full stop करके उसी में आगे लिखिएगा, reasons for such large constitution, reasons for such large constitutions are: first, geographical factors, geographical factors, ब्रैकेट में लिखिएगा, vastness and diversity, vastness and diversity, कोई स्पेलिंग लिखना है, vastness and diversity. सेकंड लिखिएगा, historical factors, historical factors, ब्रैकेट में लिखिएगा, influence of government of India Act, शॉर्ट में आप GOA लिख सकते हैं, influence of government of historical factors, ब्रैकेट में influence of government of India Act 1935, थर्ड, single constitution, single constitution, ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रैकेट में फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स. फोर्थ, डोमिनेंस ऑफ लॉयर्स, dominance of lawyers in making of constitution, dominance of lawyers in making of constitution. Fourth point, unique blend of, fifth point, sorry, numbering mistake हो गई, unique blend of rigidity and flexibility. Fifth point, unique blend, BLEND, unique blend of rigidity and flexibility. इसमें लिखिएगा, rigid constitution requires rigid, unique blend of rigidity and flexibility. इसमें लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसके अंदर, rigid constitution requires mostly special majority, rigid constitution requires mostly special majority for its amendment, majority for its amendment. That is more than 2/3 of present and voting. That is more than 2/3 of present and voting. Example, American Constitution. कुछ छूटा किसी का? Example, American Constitution. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में, flexible constitution requires amendment, flexible constitution requires amendment mostly through simple majority, requires amendment mostly through simple majority. ब्रैकेट में लिखिएगा, that is more than half of present and voting. More than half of present and voting. ब्रैकेट क्लोज करके लिखिएगा, एग्जाम्पल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जाम्पल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन.
नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is a mix of both. Indian Constitution is a mix of both since some of the provisions require special majority. Some of the provisions require special majority. While ordinary legislations, ordinary legislation का मतलब होता है ऐसा कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव नहीं ला रहा, जैसे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट हो गया कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किस प्रोसीजर से होगा, कौन करेगा, अथॉरिटी कौन होगा, ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन हो गया। इसका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली वो बातें की जाती हैं जो सोसाइटी की रनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो while ordinary legislation can be passed by simple majority, ठीक है। एक बार कंटेंट वाला पेज खोलिएगा, वो पीडीएफ जो मैंने भेजा था ग्रुप में आज। अभी इसमें 4-5 पॉइंट और भी लिखना है और समझना भी है कुछ। मैं आपको जस्ट पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि हम किस चैप्टर पे हैं अभी। ये फर्स्ट वाला चैप्टर आपको स्किप करना है अभी, खुद से पढ़ते टाइम भी। जब आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगी ना, तब आप इसी में से पढ़ेगा ये चैप्टर, ठीक है। सेकेंड वाला चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पढ़ना है। ये हमने मतलब जब आप कल बुक ले आएंगे तो इसमें से कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखनी है, दैट विल बी डन। ये मोस्टली फैक्चुअल चैप्टर है, लेकिन फैक्ट में भी कुछ चीजें, 1-2 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे आपको डिस्कस करना है, तो ये कल हम डिस्कस करेंगे। थर्ड वाला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आज हमने थोड़ा शुरू में डिस्कस किया था पूरा डिटेल में, और इसी को हम लिख रहे हैं। तो थर्ड और फोर्थ चैप्टर ये अभी हम लिख रहे हैं, ये कल शुरू में इसको लिखेंगे, फिर हम प्रीएम्बल स्टार्ट करेंगे। यहाँ से थोड़ा कोर स्टार्ट होता है फिर प्रॉपर वाला, ठीक। तो रिक्वेस्ट है अगेन कि कल बुक ले लीजिएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा अपने लिए चीजें समझना और पढ़ना, ठीक है। चल आज यही रोक रहा हूँ। मैं पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दूंगा, डन, आज ही डाल दूंगा अभी। ये पीडीएफ में ग्रुप में ही डाल दूंगा। कहीं पे भी आपका छूट गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, आप क्रॉस चेक कर सकते हो।